शेन ने निर्वाण के दौरान कॉन्ट्रेरियन और इनहेरिटेंस फैन को अनदेखा किया और सीधे मैग्मा सागर में गोता लगा दिया। उसके उतरने से उत्पन्न भयानक प्रभाव ने सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर को वापस मैग्मा में गिरा दिया। दोनों ही मैग्मा सागर में डूब गए, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। निर्वाण की प्रबल शक्ति लगातार दो प्रकाश कोकुनों में प्रवाहित होती रही, जिससे वे अधिक से अधिक चमकते गए। उनकी ऊर्जा हर पल अधिक भयावह होती गई। वे मैग्मा सागर के ऊपर दो सूर्यों की तरह प्रकाश और गर्मी बिखेरते हुए लटके हुए थे। निर्वाण की अनंत शक्ति एक बवंडर की तरह उन पर टूट पड़ी, जिससे दोनों सूर्यों का प्रकाश और ताप और अधिक बढ़ गया। लानत है, इस आदमी की निर्वाण शक्ति को आखिर क्या है? जियो यू को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि निर्वाण की अत्यधिक मजबूत शक्ति के कारण प्रकाश कोकून उसे रोक पाने में असमर्थ होने और फटने के कगार पर थे। अचानक फेइज़ाई बैग से बाहर निकली। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी पाएं। जियाओ यू ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए फेइज़ाई ऊपर की ओर बढ़ा। जियाओ यू की निर्वाण शक्ति की सीमा से मुक्त होकर आग में गोता लगा दिया। एक व्हेल मछली की तरह बवंडर को निगलते हुए आग की लपटों को उसके मुंह में खींच लिया गया, जिससे उसके शरीर से तत्काल तीव्र चमक निकल गई। प्रकाश अधिक प्रबल होता गया तथा पंख जैसी किरणों में परिवर्तित हो गया, जो उसके शरीर पर फैल गईं तथा धीरे धीरे एक सफ़ेद फीनिक्स की आकृति का रूप ले लिया। जैसे जैसे फीनिक्स का सिलहूट आसमान में ऊपर की ओर बढ़ता गया, अधिक से अधिक निर्वाण शक्ति उसके शरीर में अवशोषित होती गई, जिससे सिलहूट की चमक और आकार में वृद्धि होती गई, जब तक कि वह एक बादल के समान नहीं हो गया, जिसने आकाश को ढक लिया था। एक फीनिक्स की चीख आकाश को भेदती हुई सुनाई दी और उस छायाचित्र से प्रकाश की किरणें फैलती हुई उसे अपने भीतर लपेटती हुई आश्चर्यजनक रूप से एक विशाल निर्वाण प्रकाश कोकून में बदल गईं। अल्ट्रा बर्निंग स्टार को घेरने वाले निर्वाण प्रकाश कोकून ने निर्वाण शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया तथा उसे 3 कोकूनों में अलग अलग प्रवाहित किया। जियाओ यू वहीं अचंभित होकर खड़ी रही। ये सब क्या है? ये भी काम करता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही निर्वाण शक्ति 3 निर्वाण प्रकाश कोकूनों में विभाजित हुई, ग्रह पर एक समय में व्याप्त चमक धीरे धीरे कम हो गई, जबकि कोकून अधिक चमकदार हो गए और उनकी चमक इतनी बढ़ गई कि उन्हें देखना अंधा कर देने वाला था। शियाओ यू के मन में एक विचार कौंधा, निर्वाण की यह सारी शक्ति, मैं उन्हें ये सब नहीं लेने दे सकता, लेकिन मेरे निर्वाण गुण इस शक्ति के साथ मेल नहीं खाते। अब क्या किया जाए? कोई लाभ न मिलने के विचार से शियाओ यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वह अपने सिर को खुजाते हुए अभी भी लूट के अपने हिस्से का दावा करने का कोई तरीका नहीं समझ पा रहा था। जबकि शियाओ यू इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे कुछ लाभ प्राप्त किया जाए, अचानक पूरे ग्रह को घेरे हुए कोकून काफी धुंधला हो गया। धिक्कार है, निर्वाण प्रकाश कोकून गायब हो रहे हैं। दृढ़ संकल्प के साथ जियो यू ने अपना सफ़ेद जेड ट्राइडेंट बढ़ाया और उसे आग की ओर फेंक दिया। आसपास की लपटें मानो किसी शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर द्वारा आकर्षित होकर श्वेत जेड ट्राइडेंट के ऊपर जमा हो रही थीं। श्वेत जेड ट्राइडेंट द्वारा अवशोषण के माध्यम से ज्वाला शियाओ यू के शरीर में स्थानांतरित हो गई। शियाओ यू का शरीर तुरंत चटकने लगा, क्योंकि लपटों की शक्ति उसके शरीर के भीतर की शक्ति के साथ विलीन नहीं हो सकी, जिससे हिंसक विस्फोट हुआ और शियाओ यू भयभीत हो गया तथा उसने लपटों को अवशोषित करना तुरंत बंद कर दिया तथा बलपूर्वक उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। क्या बकवास है! वह मोटा पक्षी इसे क्यों अवशोषित कर सकता है और मैं नहीं? जियो यू बेहद निराश था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय असहाय होकर देखने के कि निर्वाण की शक्ति निरंतर कम होती जा रही थी, जो 3 प्रकाश कोकूनों में विभाजित हो रही थी। अंत में निर्वाण की सारी शक्ति प्रकाश कोकून में समा गई। अल्ट्रा बर्निंग स्टार की सतह पर लपटें जलना बंद हो गईं और ग्रह के चारों ओर लिपटा हुआ कोकून धीरे धीरे गायब हो गया, अंततः दृष्टि से गायब हो गया। धमाका! धीरे धीरे ठंडे हो रहे मैग्मा सागर में 2 आकृतियां उभरीं। सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर पूरी तरह से अपने खोल से रहित था, उसके सफ़ेद बाल लहरा रहे थे, उसके मुंह के कोनों पर अभी भी खून लगा हुआ था, उसके शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं, वह पूरी तरह से पराजित दिख रहा था। फिर भी वह अभी भी जीवित था, मारा नहीं गया था। तुम तो बस एक निर्वाण हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर लिन शेन पर पागलों की तरह हंसा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने लिन शेन के शरीर के बारे में कुछ अजीब बात खोजी थी, जो आसानी से उसके जीवन आधार और खोल को चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लिन शेन की ताकत अमर स्तर को कुचलने के लिए वास्तव में काफ़ी भारी थी, उसकी शक्ति केवल निर्वाण स्तर की थी। ये सिर्फ इतना था कि उसके शरीर में अमर जीवन आधार और खोल को नष्ट करने में सक्षम किसी प्रकार की शक्ति थी। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर ने इस अजीब शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने पाया कि इसका मांस और रक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिन शेन उसके अमर शरीर को नष्ट नहीं कर सका, हालांकि वह लिन शेन को मार भी नहीं सका। लिन शेन, तुमने मेरे अल्ट्रा बर्निंग स्टार को नष्ट कर दिया, मेरे अनगिनत रिश्तेदारों का कत्लेआम किया।
मैं तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकाने को मजबूर करूंगी। मैं इंसानों के ग्रहलोक जाऊंगी, मानवता का सफाया कर दूंगी, इंसानों के ग्रहलोक को अल्ट्रा बर्निंग स्टार की तरह नरक में बदल दूंगी। ये कहते हुए सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर ने वास्तव में लिन शेन का पीछा करना छोड़ दिया और शियाओयू की ओर बढ़ गया। उसका लक्ष्य शियाओयू नहीं था, बल्कि उसके हाथों में मौजूद बैग था। वह जानता था कि लिन शेन ने जो टेलीपोर्टर लिया था वह बैग में मौजूद स्पेस आइटम के अंदर था। जब तक उसके पास टेलीपोर्टर है, वह तुरंत खुद को मानव ग्रहलोक में ले जा सकता है और नरसंहार शुरू कर सकता है। वह चाहता था कि लिन शेन को अल्ट्रा बर्निंग स्टार के साथ किए गए हर काम पर पछतावा हो। अगर वह लिन शेन को नहीं मार सकता तो वह मानव ग्रहलोक को अल्ट्रा बर्निंग स्टार के लिए मौत का साथी बना देगा। शियाओयू चौंक गई, उसकी गति और ताकत अमर के सामने कुछ भी नहीं थी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बैग को दूर फेंक दिया और पूरी गति से दूसरी दिशा में भाग गई। अमर ने शियाओयू का पीछा नहीं किया, बल्कि बैग पर झपटा, उसे फाड़ दिया और सारी सामग्री बिखर गई। उन्होंने बाकी सब कुछ पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और एक गोली जैसी स्थानिक डिवाइस को पकड़ लिया। लिन शेन उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अमर की गति से मुकाबला नहीं कर सका, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर को तेज गति से उड़ते हुए स्थानिक उपकरण को सक्रिय करते हुए देखा, जिसमें पहाड़ के आकार के टेलीपोर्टर सहित इसकी सभी सामग्री बाहर फेंक दी गई। सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर अपने हाथ में पहाड़ को पकड़े हुए अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि लिन शेन उसे पकड़ नहीं सका। लिन शेन के दिल में चिंता भर गई, वह कोई समाधान नहीं सोच पा रहा था। वह केवल असहाय होकर देख रहा था कि कैसे सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर टेलीपोर्टर को सक्रिय कर रहा था। मैं मनुष्यों के खून का उपयोग करूंगा, मानव ग्रह को लाल रंग में रंगने के लिए, अपनी जाति के योद्धाओं के लिए शोक मनाने के लिए। किसी भी मनुष्य को जीवित नहीं रहने दूंगा, एक भी नहीं। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर की आवाज़ दांतों के बीच से निकली, मानो वह उन्हें कुचलने वाला था। धमाका! आकाश से गरज के समान दो प्रकाश किरणें बरसीं, जो लिन शेन के शरीर से टकराईं, और अजीब कण उसके अंदर घुस गए, विचित्र पदार्थ में जम गए और उसके शरीर को एक नए खोल से ढक दिया। जीवन आधार कोकून टूट गया, ही प्रकाश का स्तंभ कणों में बदल गया और लिन शेन के शरीर में विलीन हो गया। आकाश का निर्वाण प्रकाश कोकून, जो कि कॉन्ट्रेरियन और इनहेरिटेंस फैन से संबंधित था, भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। काले पैटर्न के साथ एक सफ़ेद आधार, एक स्याही पेंटिंग के समान, लिन शेन के शरीर को ढकता है, और सफ़ेद रोशनी के साथ काली हड्डी का एक तय पंखा एक साथ उसके हाथ में दिखाई देता है। लिन शेन का कवच अत्यंत विचित्र था। इसमें न तो जेड की पारदर्शिता थी, न ही धातु की चमक, बल्कि यह कवच में मुड़े गए सफ़ेद कागज़ जैसा दिखता था, शुद्ध सफ़ेद, बिल्कुल चिकना नहीं, और त्वचा जैसी बनावट के साथ जो प्रकाश में हल्की चमकती थी। काले रंग की चित्रलिपि, मानो स्याही में भिगोई गई हो, कागज़ के कवच को सुशोभित कर रही थी, जिससे ये स्याही से बनी पेंटिंग की तरह लग रहा था। काला और सफ़ेद, दो परस्पर विरोधी रंग, कवच पर मुक्तहस्त तरीके से एक में विलीन हो गए। लिन शेन ने अपने हाथ से फोल्डिंग फैन को धीरे से हिलाकर उसे खोला। काले पंखे की हड्डियां रत्नों की तरह साफ थीं, हर पसली मानो खोखली हो, सफ़ेद चमकीली लिपि की पंक्तियों से सजी हुई। करीब से निरीक्षण करने पर आपको पता चलेगा कि लिपि खोखली नहीं थी, बल्कि यह एक रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टल था जो काले रंग के साथ मिलकर झिलमिलाता सफ़ेद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, जिससे ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था कि यह लिपि खुदी हुई है। लिन शेन ने पंखे को पकड़ते हुए अंतरिक्ष में उड़ते सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर की ओर पंखा झल दिया। आसमान में चमकीली चमक फैल गई, जिसने सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर के शरीर को दाग दिया। अचानक मिनोटॉर को लगा कि उसका शरीर भारी हो गया है और वह उल्का की तरह ग्रह पर गिर रहा है। सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर हैरान रह गया और उसने पाया कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, वह न तो उड़ान भर सकता था और न ही कोई सहारा मिल सकता था। धमाका! सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर का शरीर ग्रह पर गिर गया, जबकि छोटे पहाड़ के आकार का टेलीपोर्टर अंतरिक्ष में भटकता रहा। तुम कहीं नहीं जाओगे, आज हम में से केवल एक ही यहाँ से जीवित निकलेगा, लिन शेन ने अपने हाथ में पंखे को हल्के से हिलाते हुए कहा, क्योंकि अनगिनत प्रकाश छाया वाले पात्र सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर की ओर उड़ रहे थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियों का अनुभव करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिनोटॉर की निर्वाण शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और शाश्वत शक्ति के नियम ने उसकी चिरस्थायी उपस्थिति सुनिश्चित की तथा उसके चारों ओर एक अमर ढाल बना दी। हालांकि प्रकाश छाया की पटकथा अमूर्त भूतों की तरह उसकी ढाल से होकर गुजरी, जिससे उसका शरीर दागदार हो गया और मिनोटॉर के गुणों में भारी कमी आ गई, साथ ही उसके कौशल की ताकत भी कम हो गई। सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर उछल पड़ा। उसका लक्ष्य लिन शेन नहीं बल्कि अंतरिक्ष में टेलीपोर्टर था। उसका इरादा टेलीपोर्टर को नष्ट करना था, ताकि लिन शेन इसका इस्तेमाल करके मानव मात्र ग्रह की यात्रा न कर सके। ये वर्तमान में एकमात्र ज्ञात टेलीपोर्टर था जो बिना किसी प्रतिबंध के मानव मात्र ग्रह तक परिवहन कर सकता था। अन्य टेलीपोर्टर जो मानव मात्र ग्रह पर परिवहन कर सकते थे, वे केवल निर्वाण प्राणियों से नीचे के मानवरूपी जीवन रूपों को परिवहन करने में सक्षम थे।
सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर जानता था कि लिन शेन को प्रतिबंधित करना अब संभव नहीं था, लेकिन जब तक वह इस टेलीपोर्टर को नष्ट नहीं कर देता, तब तक लिन शेन निर्वाण स्तर पर भी मानव मातृ ग्रह पर वापस नहीं आ पाएगा। यद्यपि मानव मातृ ग्रह पर निर्वाण कोर भी वापस नहीं आ सका, लेकिन सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर को वास्तव में इसी की आवश्यकता थी। लिन शेन जैसे विलक्षण निर्वाण के बिना अल्ट्रा बर्निंग कोर पूरी तरह से मानव मातृ ग्रह पर कब्जा कर सकता है, इसके लोगों को गुलाम बना सकता है और इसे दूसरे अल्ट्रा बर्निंग स्टार में बदल सकता है। लिन शेन ने उनके अल्ट्रा बर्निंग स्टार को नष्ट कर दिया ताकि वे मानव मातृ ग्रह को एक नए अल्ट्रा बर्निंग स्टार में बदल सकें। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर का दिमाग तेज था, लेकिन अब उसके पास कोई मौका नहीं था। लिन शेन ने अपने हाथ में फोल्डिंग फैन फेंका, जो काले और सफ़ेद चमक बिखेरने वाली तितली में बदल गया और सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर का पीछा करने लगा। फोल्डिंग फैन इतनी तेज गति से फड़फड़ाया कि वह लिन शेन से कहीं अधिक तेज था, यहाँ तक कि सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर से भी तेज जब उसकी ताकत कम हो गई थी। सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर अभी टेलीपोर्टर तक पहुंचा भी नहीं था कि तितली जैसा फोल्डिंग फैन उसके पीछे आ पहुंचा। आप अपनी ताकत से मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। आपने अल्ट्रा बर्निंग स्टार को नष्ट कर दिया है, इसलिए मानवता के ग्रहलोक से हमें क्षतिपूर्ति दीजिए, सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर ने टेढ़े चेहरे के साथ कहा। उसने एक हाथ फोल्डिंग फैन की ओर पटका और दूसरे हाथ में अपनी शक्ति इकट्ठी की तथा अंतरिक्ष आधारित टेलीपोर्टर पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। हालांकि जब सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर ने फोल्डिंग फैन पर वार किया तो वह उड़कर दूर नहीं गया। इसके बजाय इसने फोल्डिंग फैन की गति को और भी बढ़ा दिया। फोल्डिंग फैन एक असली तितली की तरह शान से नाच रहा था, चकमा देने के लिए बल उधार ले रहा था और डरावनी तरह से उसकी गर्दन के पास से गुजर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, मानो उसके शरीर से सारी ताकत एक ही बार में निकल गई हो। टेलीपोर्टर पर निशाना साधते हुए उसकी मुट्ठी दिशा से भटक गई और शक्तिहीन होकर गिर गई। अनजाने में ही उसका दूसरा हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ा और उसे कुछ चिकना सा पदार्थ मिला, खून। धीरे से अपना हाथ खोलकर उसने देखा कि वह ताजे खून से लथपथ था। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी मुट्ठी इस तरह कस गई मानो वह बची हुई ताकत को इकट्ठा करना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी कसी, उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव खुल गया और उसमें से पानी की तेज धार की तरह खून बहने लगा। फोल्डिंग फैन तितली की तरह सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर के चारों ओर शानदार तरीके से नाच रहा था। फोल्डिंग फैन को रोकने के लिए अपनी भुजाओं को पूरी ताकत से हिलाने के बावजूद उसके प्रहारों ने फोल्डिंग फैन की गति को और बढ़ा दिया। यह अप्रत्याशित कोनों पर घूमता हुआ मिनोटॉर के शरीर को चीरता हुआ आगे बढ़ा। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर के शरीर से खून की धाराएं फूट पड़ीं, आसमान से हल्की बूंदाबांदी के रूप में खून बरसने लगा। लिन शेन टेलीपोर्टर के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि सफ़ेद बालों वाला मिनोटॉर लड़ाई में अपने जीवन का अंतिम समय तक खून बहाता रहा। उसका शरीर फोल्डिंग फैन से हुए घावों से भरा हुआ था और वह जमीन की ओर गिर रहा था। यहाँ तक कि मृत्यु में भी उसकी नज़रें आकाश में लिन शेन पर टिकी थीं, मानो वह कह रहा हो कि वह नर्क में लिन शेन का इंतजार करेगा। लिन शेन नीचे कूद पड़ा, उसने तुरंत फोल्डिंग फैन को पकड़ लिया और फोल्डिंग फैन को बंद कर दिया। उसकी सफ़ेद रोशनी एक ब्लेड में बदल गई, जो सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। एक के बाद एक वार करते हुए लिन शेन ने हल्के ब्लेड को गर्दन पर बेतहाशा घुमाया, दर्जनों बार वार किया और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर को पकड़े हुए लिन शेन ने मृत मिनोटॉर की बिना पलक झपकाए आंखों से देखा, कोई डर नहीं दिखाया, केवल उदासीनता से कहा, मुझे नरक में शाप दो। जब तक मैं नरक में नहीं गिर जाता, मैं किसी भी शैतान को अपनी जाति का गुलाम नहीं बनने दूंगा, भले ही वह मुझे एक राक्षस में बदल दे। इसके साथ ही लिन शेन ने सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर का सिर मैग्मा में फेंक दिया। उन्होंने वह सब कुछ एकत्र किया जो उन्हें मिल सका, उसे स्थानिक उपकरण के अंदर संग्रहित किया, फिर अंतरिक्ष में उड़कर पर्वत के आकार का टेलीपोर्टर वहां पहुंचाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्टेशन के अंदर टेलीपोर्टर अभी भी बरकरार हैं। अगर टेलीपोर्टर भी पिघल गया है तो ये कुछ हद तक परेशानी भरा होगा। लिन शेन ने आकाश में विशाल प्रकाश कोकून पर नजर डाली, ये जानते हुए कि वह फिजाई निर्वाण से गुजर रहा था। यह न जानते हुए कि फेइजाई को निर्वाण पूरा करने के लिए और कितना समय चाहिए होगा, लिन शेन ने जियाओयू को उस स्थान की रक्षा करने के लिए कहा, जबकि वह टेलीपोर्टेशन स्टेशन के स्थान पर आगे बढ़ गया। निर्वाण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अल्ट्रा बर्निंग स्टार का उच्च तापमान अब नहीं बढ़ रहा था और तापमान गिर रहा था। कई लावा सतहें काली पड़ने लगी थीं, लेकिन उन्हें ठंडा होने और ठोस होने में कितना समय लगेगा यह अनिश्चित था। जब लिन शेन टेलीपोर्टेशन स्टेशन के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टेशन और आसपास की इमारतें बहुत पहले ही गायब हो चुकी थीं और उनकी जगह काली सतहों वाले मैग्मा ने ले ली थी। लिन शेन को आश्चर्य हुआ जब उसने कई टेलीपोर्टर्स को देखा जो आंशिक रूप से लावा में डूबे हुए थे तथा उनका एक हिस्सा बाहर निकला हुआ था जो पिघला हुआ नहीं लग रहा था। जनरल बेल ने अल्ट्रा बर्निंग कोर का नेतृत्व करते हुए खुफिया रिपोर्टों में उल्लिखित तियानचिन की ओर तेजी से कूच किया और उसके पीछे टाउनलैंड हॉल को देखा।
उनकी तकनीक का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, उनके पास एक भी अच्छी इमारत नहीं है। यह मानव ग्रह की शीर्ष वास्तुकला मानी जाती है, लेकिन ये हमारे अल्ट्रा बर्निंग स्टार पर मौजूद इमारतों की तुलना में बहुत ही घटिया है। ऑस्टन ने हवा में तैरते हुए जमीन पर स्थित टाउनलैंड हॉल को घृणा से देखते हुए कहा। मानव वास्तुकला की तुलना हमारे महान अल्ट्रा बर्न जनजाति की इमारतों से कैसे की जा सकती है? हमारी कई संरचनाएं निर्वाण स्तर की शक्तियों से बचाव कर सकती हैं। ये किस तरह का कचरा है? जेरी ने कहा, जैसे ही उसने अपना जीवन आधार छोड़ा, अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और तुरंत टाउनलैंड हॉल में एक बड़ी दरार डाल दी, लगभग उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। कुछ ठीक नहीं है। क्या यह नहीं कहा गया था कि मानव ग्रह का सबसे शक्तिशाली परिवार, वेई परिवार, तियानचेन की रखवाली कर रहा था? यहाँ एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है? कारो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वेई परिवार, वे कुछ निर्वाण प्राणियों वाला एक छोटा सा परिवार हैं, हमारे अल्ट्रा बर्निंग स्टार पर फोर्ट के अलावा कुछ नहीं। वे शायद हमें आते हुए सुनकर बहुत पहले ही भाग गए थे, जेरी ने तिरस्कार के साथ कहा। आपकी बात सही है, मनुष्य वास्तव में बहुत कमज़ोर हैं। रास्ते में हमने जितने भी मानव ठिकानों का सामना किया है, वे सभी शुद्ध कचरा हैं। ये तथाकथित वेई परिवार बस थोड़ा बेहतर कचरा है। ऑस्टन भी हंसे। यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में ऑस्टन के आकस्मिक हमलों ने उनके सामने आने वाले सभी ठिकानों को लगभग नष्ट कर दिया था, और पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली थी, और कोई भी इंसान उनके अचानक हमलों का विरोध करने में सक्षम नहीं था। अपने ग्रह पर मनुष्यों के बीच निर्वाण प्राणी मूलतः अजेय हैं। लेकिन उन मनुष्यों ने जो कहा उसके अनुसार वेई परिवार 200 से अधिक वर्षों से भूमिगत स्थान की रखवाली कर रहा है। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा, जबकि केवल 1 दर्जन या तो जीवित बचे थे। वे बिना लड़े कैसे भाग सकते थे? कारो को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि हम असली ताकतवर हैं। अगर वे यहाँ रहे तो उनका सफाया हो जाएगा, उनमें से एक भी नहीं बचेगा, जेरी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जनरल बेल ने उन्हें बीच में रोका और आदेश दिया, मोहरा सैनिकों को नीचे जाकर जांच करने को कहो, किसी भी मनुष्य पर दया न दिखाओ। जितनी जल्दी हो सके भूमिगत अंतरिक्ष की ओर बढ़ो, हम अंतरिक्ष यान को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। ऑस्टन ने अपना जीवन आधार बुलाया। जीवन आधार हवा में इधर उधर फैल गया, और एक पल में टाउनलैंड हॉल और तियानचेन, जो सैकड़ों वर्षों से खड़े थे, मलबे में बदल गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, ऑस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि एक भी व्यक्ति नहीं, वे सभी भाग गए। भूमिगत दुनिया में प्रवेश करो, बेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया, और अपने लोगों को खुले छेद के माध्यम से भूमिगत स्थान की ओर ले गया। उन्हें पहले से ही पता था कि भूमिगत अंतरिक्ष में उड़ना मना है, और इसलिए वे रस्सियां लेकर आए थे। मोहरा सैनिक रस्सियों के सहारे भूमिगत अंतरिक्ष में उतरे। ये सारी जानकारी उन लोगों के मुंह से प्राप्त हुई थी जो पहले तियानचेन में तैनात थे, जिसके लिए उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां देखें। जनरल बेल, हमने उसे ढूंढ लिया है। हमने उस अंतरिक्ष यान को खोज लिया है। प्रवेश द्वार के ठीक नीचे एक मोहरा सैनिक रिपोर्ट करने के लिए वापस आया। उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भरा हुआ था। करो, तुम बाहर ही रहो, बाकी सब मेरे पीछे नीचे आओ। जनरल बेल के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह अंततः प्रसिद्ध नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत देखने जा रहा था। जनरल, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता? कारो ने सुझाव दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे स्वयं जाकर इसकी पुष्टि करनी होगी। इस स्थान की अच्छी तरह से रक्षा करो, मनुष्यों को इसका लाभ न उठाने दो। जनरल बेल ने कारो के कंधे को थपथपाया और फिर अपने आदमियों को भूमिगत स्थान में ले गया। रस्सियां आसमान से नीचे उतरीं, और जब बेल और उनके साथी भूमिगत स्थान में उतरे तो अपने सामने का दृश्य देखकर वे तुरंत चौंक गए। मानवता का ग्रह बहुत छोटा है, फिर भी इसमें इतना बड़ा भूमिगत स्थान है, जो कि बहुत ही विचित्र है। क्या ये ग्रह सिर्फ एक खाली खोल नहीं है? ऑस्टन ने आश्चर्य व्यक्त किया। युद्धपोत, ये वास्तव में एक नक्षत्र श्रेणी का युद्धपोत है। बेल को, हालांकि, भूमिगत अंतरिक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र चारों ओर भूमि और नदी में 2 टुकड़ों में बटे अंतरिक्ष यान पर पड़ी। ये युद्धपोत बहुत बड़ा नहीं था। ये औसत नागरिक ग्रह श्रेणी के अंतरिक्ष यान से भी बहुत छोटा था। लेकिन किसी युद्धपोत का वर्ग उसके आकार से निर्धारित नहीं होता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, टूटे हुए अंतरिक्ष यान की सामग्री के अनुप्रस्थ काट पर एक नज़र डालना ही यह जानने के लिए पर्याप्त था कि यह निस्संदेह एक कॉन्स्टेलेशन श्रेणी का युद्धपोत था। नक्षत्र श्रेणी के युद्धपोतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री अमर स्तर की सामग्रियों से तैयार की जाती है, जिसे अन्य सहायक सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है। इसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि यह नियमित अंतरिक्ष यान से अतुलनीय है। बेल ने सुप्रीम अकेडमी में पढ़ाई के दौरान इसी तरह के कॉन्स्टेलेशन क्लास के युद्धपोत देखे थे, और उन्हें एक के अंदर जाकर देखने का सौभाग्य भी मिला था। उन्हें लगभग यकीन था कि यह कॉन्स्टेलेशन क्लास का युद्धपोत था। सामग्री झूठ नहीं बोल रही थी।
उन्हें इस बात से चिंता हुई कि वह ये कल्पना करने में असमर्थ थे कि इस कॉन्स्टेलेशन श्रेणी के युद्धपोत को किस प्रकार दो टुकड़ों में विभाजित किया गया होगा। इसके अलावा ये टूटा हुआ हिस्सा इतना चिकना था मानो ब्लेड से काटा गया हो, ऐसा नहीं कि यह किसी चोट या दुर्घटना से हुआ हो। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे दो टुकड़ों में काट दिया हो। संभवतः अंदर कोई जीवित नहीं बचा है, अन्यथा ये 200 वर्षों से यहाँ नहीं होता। जनरल बेल ने वेनेगार्ड सैनिकों को अपने उपकरणों के साथ अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने का आदेश दिया। लेकिन जब वेनेगार्ड ट्रूप्स के अल्ट्राबन योद्धाओं ने नीले तरल पदार्थ के संपर्क में आए, यहाँ तक कि उनके कारपेस के माध्यम से भी, तो उनके शरीर में तेजी से परिवर्तन हुआ। अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने के तुरंत बाद अल्ट्राबन योद्धाओं में आधार उत्परिवर्तन शुरू हो गया और बहुत ही कम समय में उनके मांस और रक्त शरीर पूरी तरह से क्रिस्टल या धातु में बदल गए। साथ ही उन्होंने अपनी मानवता भी खो दी, अपने साथियों पर हमला कर दिया। स्थिति बहुत जल्दी क्रूर हो गई क्योंकि अंदर मौजूद अल्ट्राबन योद्धा एक दूसरे का कत्लेआम करने लगे, इस तरह से लड़ रहे थे जैसे कि उन्हें जीने की कोई इच्छा ही न हो। उस नीले तरल पदार्थ में कुछ समस्या है, ये तेजी से बेस म्यूटेशन का कारण बनता है। एक अल्ट्राबन योद्धा जो अभी तक पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ था, लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और बोला। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर में हिंसक बेस म्यूटेशन हुआ और वह जल्दी से अपना होश खो बैठा और पास के अल्ट्राबन योद्धा पर झपटा। ऑस्टन ने अपनी तलवार निकाली और दृढ़ निश्चय के साथ उत्परिवर्तित अल्ट्राबन योद्धा का सिर काट दिया तथा अन्य अल्ट्राबन योद्धाओं की ओर मुड़कर चिल्लाया, उस नीले तरल को मत छुओ। नदी के किनारे शिविर लगाओ, बेल ने कहा। उसका चेहरा भी गंभीर था। वह जाने के लिए मुड़ा। ऐसा लगता है कि हम युद्धपोत का पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते। चलो पहले इंसानों से निपटते हैं और कुछ को पकड़कर उन्हें रास्ता तलाशने के लिए भेजते हैं। जैसे ही समूह रस्सियों का उपयोग करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, उन्होंने आकाश में बैंगनी रंग की ब्लेड क्यूई की एक श्रृंखला को रस्सियों को तोड़ते हुए देखा। अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स के सदस्यों के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उन्होंने मुड़कर देखा। कुछ ही दूरी पर एक विशाल स्तंभ के ऊपर कई लोग नीचे कूद पड़े। नेता लंबा और मजबूत था, उसने भारी बैंगनी कवच पहना हुआ था लेकिन एक सफ़ेद लबादा उड़ा हुआ था। सफ़ेद लबादा हवा में लहरा उठा और उस आदमी के चारों ओर बैंगनी आभा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फैल गई, अकल्पनीय रूप से भव्य। उसके पीछे पूर्ण बैंगनी कवच में 12 निर्वाण प्राणी बैंगनी क्यूई से स्तरित लंबी तलवारें चलाते हुए हवा से नीचे कूदे और अल्ट्रा बनिंग कोर की ओर बैंगनी फीनिक्स ब्लेड क्यूई की लहरें छोड़ीं। सभी को मार डालो, क्योंकि वेई वुफू और अन्य लोगों की अचानक उपस्थिति ने अल्ट्रा बनिंग कोर के भीतर थोड़ी घबराहट पैदा कर दी थी, लेकिन जनरल बेल के आदेश के तहत अल्ट्रा बनिंग कोर तुरंत युद्ध मोड में चला गया। मानव पक्ष में केवल 13 लोग ही उपस्थित हुए और अकेले अल्ट्रा बनिंग कोर के भीतर 300 से 400 निर्वाण प्राणी थे। एस्केंडर्स लीजन द्वारा समर्थित होने का उल्लेख नहीं किया गया। ऑस्टन ने जनरल बेल के आदेश का पालन करते हुए निर्वाण प्राणियों की एक टीम का नेतृत्व किया और दुश्मन से मुकाबला किया। 100 से ज्यादा निर्वाण प्राणियों की उनकी टोली उनके पालतू जानवरों के साथ वेई वुफू और उनके समूह की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। एस्केंडर्स लीजन के भीतर एक टीम ने कई तरह के बढ़ाने वाले कौशल जारी किए, जबकि दूसरी टीम ने कमजोर करने वाले कौशल जारी किए। कुछ समय के लिए विभिन्न कौशलों ने भूमिगत स्थान को भर दिया, जिससे मूल रूप से कुछ हद तक मंद भूमिगत स्थान चमकीले रंगों में प्रकाशित हो गया। वेई परिवार की तुलना में निर्वाण प्राणियों की संख्या 10 गुना अधिक होने के कारण बेल और अन्य लोगों ने सोचा कि यह लड़ाई निश्चित रूप से उन्हें वेई परिवार के सदस्यों को पकड़ने में मदद करेगी। लेकिन जैसे ही दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई, उन्होंने पाया कि अल्ट्राबन जनजाति के निर्वाण प्राणी पत्थर से टकराने वाले अंडों के समान थे। बैंगनी फीनिक्स ब्लेड क्यूई अदम्य लग रहा था और एक मुठभेड़ में कई निर्वाण प्राणी और पालतू जानवर या तो मारे गए या घायल हो गए। ऑस्टन की टीम तुरंत अव्यवस्था में आ गई। जेरी, डेरी, दोनों तरफ से तुरंत सहायता जुटाओ। बेल ने यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, तुरंत शेष 2 निर्वाण बीन टीमों को सहायता देने का आदेश दिया। वह बेवकूफ़ ऑस्टन क्या कर रहा है? जेरी ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए आगे की ओर दौड़ लगाई। तभी उसे एहसास हुआ कि ऑस्टन और उसकी टीम ने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया। युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी अपनी विशेषताएं और कौशल शक्तियां काफ़ी कम हो गई हैं, जबकि विरोधी ताकतों को ऐसा लगा कि उन्हें ताकत मिल गई है, जैसे पहाड़ से उतरते हुए बाघ। संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद वे विरोधी पक्ष के 13 निर्वाण प्राणियों को रोक नहीं पाए। विशेष रूप से एक बूढ़ा आदमी जो दोहरे ब्लेड को प्रभावी ढंग से संभाल रहा था। फीनिक्स ब्लेड क्यूई गरजने वाला और उग्र था, भगवान जैसा और राक्षसी, जिसने कई निर्वाण स्तर के पालतू जानवरों को तुरंत मार डाला, जिससे अल्ट्राबन जनजाति में बहुत अधिक भय पैदा हो गया। मनुष्यों के बीच इतना भयानक निर्वाण कैसे है? बेल परेशान दिख रहा था। यद्यपि उन्होंने पहले भी उन मनुष्यों से सुना था कि वे परिवार के सदस्य दुर्जय हैं, अल्ट्राबन जनजाति ने सोचा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन मनुष्यों में अनुभव की कमी थी, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे परिवार के सदस्य शक्तिशाली थे। एक ऐसा परिवार जिसने अपना मातृगृह भी नहीं छोड़ा था, उनका निर्वाण कितना शक्तिशाली हो सकता है?
अब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे, बहुत गलत थे। वेई परिवार के निर्वाण प्राणी भयानक रूप से शक्तिशाली थे। ऑस्टन और जेरी, निर्वाण प्राणी जो 9 बार निर्वाण से गुजर चुके थे, वेई परिवार के निर्वाण प्राणियों के खिलाफ थोड़ी सी भी बढ़त हासिल नहीं कर सके। उस दोहरे ब्लेड वाले बूढ़े आदमी की तो बात ही छोड़िए, वे अभिभूत थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 300 से अधिक निर्वाण प्राणियों ने अपने पालतू जानवरों के साथ वेई परिवार के 13 सदस्यों पर हमला किया, फिर भी वे पूरी तरह से भयभीत थे और कोई लाभ नहीं उठा सके। ये फीनिक्स कबीले का बैंगनी क्यू फीनिक्स मंत्र होना चाहिए। मनुष्यों ने वास्तव में फीनिक्स कबीले के विकास कौशल को इस हद तक विकसित किया है। जेरी ने उनके अभ्यास किए गए विकास कौशल की उत्पत्ति को पहचान लिया। वेई परिवार के निर्वाण प्राणी कभी भी कमजोर नहीं थे, वे केवल चांगहेन डोंगली जैसे विचित्र स्तर के प्राणी की तुलना में कम मजबूत प्रतीत होते थे। उनका अभ्यास किया हुआ बैंगनी क्यू फीनिक्स मंत्र एक शीर्ष स्तरीय विकास कौशल था और वेई परिवार की युद्ध क्षमता भी शीर्ष श्रेणी की थी। ब्रह्मांडीय क्षेत्र में वेई परिवार के निर्वाण प्राणियों को भी प्रथम श्रेणी की श्रेणी में स्थान दिया जा सकता है, जिसमें वेई चांगकिंग एक शीर्ष स्तरीय दोहरे जीवन आधार निर्वाण प्राणी हैं। बेशक वे मजबूत थे, लेकिन अल्ट्राबन जनजाति की निर्वाण टीम को इस तरह से हराने की उनकी क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण कारक वेई वुफू का व्हाइट रोब लाइफ बेस था। व्हाइट रोब लाइफ बेस ने अल्ट्राबन जनजाति के निर्वाण प्राणियों की ताकत को बहुत कमजोर कर दिया, जबकि उसी समय वेई चांगकिंग और अन्य को बढ़ाया। इस वृद्धि और कमी के प्रभाव ने तुरंत ही दोनों पक्षों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया, जिससे वेई परिवार के निर्वाण प्राणियों को, जो 5 या 6 बार निर्वाण से गुजर चुके थे, ऑस्टन और जेरी जैसे निर्वाण प्राणियों का सामना करने का मौका मिल गया, जो 9 बार निर्वाण से गुजर चुके थे, बिना पीछे हुए, यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप से ऊपरी हाथ भी हासिल कर लिया। वेई परिवार के 13 सदस्यों ने एक दूसरे का समर्थन करते हुए लगातार हमला जारी रखा, जिससे अल्ट्रा बनिंग कोर में अव्यवस्था फैल गई। कोई भी बूढ़े श्री वेई चांगकिंग के नेतृत्व में हमले का सामना नहीं कर सका। वेई वुफू दिखावटी नहीं था और उसकी हर हरकत असाधारण नहीं थी, फिर भी वह पूरे दल का केंद्र था। वे उन्हें मार नहीं सके, वे उन्हें कतई पराजित नहीं कर सके। भयंकर गर्जना के साथ ऑस्टन ने विशालकाय कुल्हाड़ी जीवन आधार को पकड़ लिया और अपनी कुल्हाड़ी को वेई परिवार के गठन के पीछे वेई शाओचेंग की ओर घुमाया। वेई शाओचेंग ने अपने यानलिंग चाकू से हमले का सामना किया। ब्लेड और कुल्हाड़ी टकराए और बैंगनी आभा और लाल रोशनी तुरंत फट गई। ऑस्टन को पीछे धकेल दिया गया और वेई शाओचेंग भी पीछे की ओर लड़खड़ा गया। आपका अगला पठन माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। एक हाथ ने वेई शाओचेंग की पीठ को दबाया, जिससे उस पर से बल हट गया। ये वेई वुफू था जो सफ़ेद लबादा पहने हुए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने दूसरे हाथ से वेई वुफू ने लड़खड़ाते हुए ऑस्टन पर मुक्का मारा, जो चकमा देने में असमर्थ था। वह हताशा में केवल अपनी मुट्ठी उठा सका ताकि आने वाली बैंगनी मुक्का रोशनी को रोक सके। जब उनका संपर्क हुआ तो कोई विस्फोट नहीं हुआ, इसके बजाय ऑस्टन ने महसूस किया कि विगोर फोर्स का एक उछाल उसके हाथ में घुस गया, जिससे वह तुरंत फट गया। ऑस्टन पीछे हटते हुए चिल्लाया। ऑस्टन की भयावह स्थिति देखकर निर्वाण बीइंग्स की टीम का मनोबल गिर गया। उनके चारों ओर अनेक निर्वाण सत्ताएं होने के बावजूद वे मात्र 1 दर्जन निर्वाण सत्ताओं द्वारा बुरी तरह पराजित हो रहे थे। उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। ये देखकर जनरल बेल को पता चल गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हालांकि अल्ट्राबन जनजाति बहुत बड़ी थी, लेकिन वे संभवतः वेई परिवार के इन 13 सदस्यों के खिलाफ नहीं जीत सकते थे। 1000 आदमी, एक शहर, 100 साल, एक वेई मानव। वेई परिवार वास्तव में अलग है। जनरल बेल ने कोर को व्यवस्थित तरीके से पीछे हटने का आदेश दिया। अल्ट्राबन जनजाति का प्रत्येक निर्वाण प्राणी एक अनमोल खजाना था और वे इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वेई परिवार के इन 13 सदस्यों को मारने के लिए वे आधे से अधिक निर्वाण प्राणियों को खो सकते हैं और फिर भी सफल नहीं हो सकते। अब जबकि उन्होंने वेई परिवार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र कर ली थी, वे अगली बार के लिए बेहतर तैयारी करेंगे, उनके खिलाफ विशेष रणनीति तैयार करेंगे और न्यूनतम लागत के साथ उन्हें समाप्त कर देंगे। फिलहाल केवल अल्ट्राबन जनजाति ही मानव के मात्र तारे में प्रवेश कर सकती थी, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो उन्हें अपने अनुभवी जनरल से ही आगे बढ़ने के लिए कहना होगा। यहाँ आने वाला कोई अमर इन इंसानों को आसानी से धूल में मिला सकता है। जनरल बेल के आदेश के तहत कोर ने व्यवस्थित तरीके से भूमिगत स्थान को खाली कर दिया। बाहर पहरा दे रहे कैरो को जनरल बेल और अन्य लोगों को पीछे हटते देख आश्चर्य हुआ और वह तुरंत उनके पास जाकर पूछने लगा, जनरल बेल, क्या हुआ? वेई परिवार के लोग नीचे छिपे हुए थे और उन्होंने हम पर घात लगा रखा था। हम आज अस्थायी रूप से पीछे हटेंगे। जनरल बेल ने तत्काल पीछे हटने का आदेश दिया। कारो ने नीचे की ओर देखा और देखा कि वेई चांगकिंग 2 ब्लेडों के साथ बेतहाशा नृत्य कर रहा था और एक निर्वाण पालतू जानवर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर रहा था। मानव मां सितारा, ऐसे शक्तिशाली निर्वाण प्राणियों के पास? कारो हैरान हो गया और जल्दी से सैनिकों को पीछे हटने का निर्देश दिया।
वेई परिवार ने अल्ट्रा वन जनजाति के पीछे हत्या सैनिकों का पीछा किया, लेकिन ज्यादातर वे केवल पालतू जानवरों को मारने में कामयाब रहे। बनिंग कॉप्स चांद के दूर वाले हिस्से में पीछे हट गए, एक रिंग के आकार के गड्ढे में बस गए जिसमें एक विशाल गुफा थी। एस्केंडर्स लीजन के सदस्य एक एक करके गुफा में कूद गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। जब एस्केंडर्स सेना के सभी सदस्य दूर चले गए तो बेल और अन्य लोगों ने अंततः निर्वाण बीन कोर की वापसी शुरू कर दी। मानव, जब मैं वापस आऊंगा तो ये तुम्हारे विलुप्त होने का समय होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पास दफनाने के लिए कोई जमीन न हो। ऑस्टन ने अपनी घायल बांह को पकड़ते हुए वेई वुफू को बुरी तरह से घूरा और फिर मुड़कर गुफा में गायब हो गया। निर्वाण बीन कॉप्स ने युद्ध किया और वे व्यवस्थित ढंग से गुफा में कूद पड़े। अल्ट्रा वन जनजाति के अंतिम निर्वाण प्राणियों के गुफा में कूदने के साथ ही वेई वुफू और अन्य को पकड़कर रखने वाले पालतू जानवर लगभग पूरी तरह से मारे गए। वेई वुफू और उनके साथी भी गुफा में पहुंचे और उन्होंने अपने नीचे चमकते हुए छल्लों की एक श्रृंखला देखी जिनका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरफ का टेलीपोर्टर चंद्रमा की सतह पर था। कोई आश्चर्य नहीं कि इससे पहले किसी ने इसे नहीं पाया था, वेई शाओचेंग ने आश्चर्य से कहा। अतीत में बहुत से लोग चांद की सतह पर गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं देखकर किसी ने खुदाई करने के बारे में नहीं सोचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टेलीपोर्टर इस जगह के नीचे होगा, वेई चांगकिंग ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि लिन शेन वहाँ कैसे कर रहा है। अगर हम अल्ट्रा वन जनजाति की तरफ से टेलीपोर्टर नहीं पा सकते हैं तो हमें कुछ सोचना होगा, देखना होगा कि क्या हम इस टेलीपोर्टर को नष्ट कर सकते हैं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जुड़े रहें। ऑस्टन और उसके लोगों को अल्ट्रा बनिंग स्टार पर वापस भेज दिया गया, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे सभी अवाक रह गए। हम कहाँ टेलीपोर्ट हो गए हैं? ऑस्टन ने अपने सामने के दृश्य को शून्यता से देखा, उसे लगा कि यह एक गलती थी। ये संभवतः उनका अल्ट्रा बनिंग स्टार नहीं हो सकता। सिर्फ ऑस्टन ही नहीं बल्कि पूरे अल्ट्रा वन जनजाति ने ऐसा ही महसूस किया। उन्हें यकीन था कि यह जगह उनका अल्ट्रा बनिंग स्टार नहीं हो सकती। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बंजर ग्रह से तीखी गंध निकल रही थी और इसकी सतह से लगातार गर्मी निकल रही थी। अनियमित काली जमीन जले हुए प्लास्टिक जैसी दिख रही थी और कई क्षेत्रों में मैग्मा को उबलते हुए देखा जा सकता था। यह एक उजाड़ आदिम ग्रह था जो जीवन को बनाए रखने में असमर्थ था। सभ्यता का कोई निशान नहीं था। ये निश्चित रूप से उन्नत अल्ट्रा बनिंग स्टार नहीं था। जनरल, क्या टेलीपोर्टर गलतियां कर सकता है? जेरी ने अचंभित होकर पूछा। वह क्या है? अचानक कोई चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने जमीन पर एक स्थान की ओर इशारा किया। सभी की निगाहें उधर गईं और वहां काली पड़ चुकी सतह पर एक कटा हुआ सिर पड़ा था, एक मिनोटॉर का सिर। जैसे ही उन्होंने सिर की विशेषताओं को पहचाना, बेल और अन्य लोगों का दिमाग घूम गया। पुराना जनरल, वह पुराना जनरल है। वह एक अमर स्तर का प्राणी था। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। यह नहीं हो सकता। कारो एक और भी अधिक भयानक संभावना के बारे में सोचते हुए घबराहट में आसपास के वातावरण को स्कैन कर रहा था। उसके भीतर एक अत्यधिक बेचैनी बढ़ रही थी। ये हमारा अल्ट्रा बनिंग स्टार है। उनके शब्दों से अल्ट्रा बन जनजाति के सभी लोगों में मानसिक विघटन उत्पन्न हो गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये हमारा अल्ट्रा बनिंग स्टार कैसे हो सकता है? जेरी ने चिल्लाते हुए कारो का कॉलर पकड़ लिया। वह यह स्वीकार करने में असमर्थ था कि यह स्थान अल्ट्रा बनिंग स्टार था। इसकी वास्तविकता तो दूर की बात है। बाकी लोग अचंभित होकर खड़े थे। उन्हें लग रहा था जैसे वास्तविकता ने अचानक भ्रम का रूप ले लिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने मानव ग्रह की यात्रा की थी। कुल मिलाकर 12 घंटे से भी कम समय बिताया था और ऐसा महसूस किया था जैसे वे एक विशाल स्वप्न से जागे हों और एक अपरिचित दुनिया में चले गए हों। बेल को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह चाहता था कि यह सब एक सपना हो, लेकिन बूढ़े जनरल का सिर उसके सामने था। ऊपर आसमान में परिचित सितारा चमक रहा था। उन्होंने प्रार्थना की कि यह अल्ट्रा बनिंग स्टार न हो, लेकिन हर संकेत से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह वास्तव में अल्ट्रा बनिंग स्टार ही था। यह आपका अल्ट्रा बनिंग स्टार है। एक अजनबी की आवाज़ आई और अल्ट्रा बन जनजाति के सभी सदस्य सहज रूप से आवाज़ के स्रोत की ओर देखने लगे। पहाड़ जैसे टेलीपोर्टर के ऊपर एक आकृति खड़ी थी। बेल और अन्य लोगों ने जब उस आकृति को पहचाना तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव उभर आए। लिन शेन। बेल की आवाज़ कांप उठी और इन दो शब्दों का उस पर 1000 पाउंड का भार पड़ा, जिससे उसकी सारी ताकत लगभग खत्म हो गई। लिन शेन की यहाँ उपस्थिति का मतलब था कि सब कुछ वास्तविक था। अमर स्तर के पुराने जनरल का सिर काट दिया गया था और अल्ट्रा बनिंग स्टार इस नारकीय परिदृश्य में बदल गया था। लिन शेन ने मूल रूप से टेलीपोर्ट करने की योजना बनाई थी। टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर टेलीपोर्टर अभी भी उपयोग करने योग्य था, लावा से नष्ट नहीं हुआ था और उच्च तापमान से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। लेकिन चून की फेई जाई ने अभी तक निर्वाण पूरा नहीं किया था, लिन शेन केवल यहीं इसका इंतजार कर सकता था।
मानव मात्र ग्रह पर किसी भी समस्या को रोकने के लिए लिन शेन को टेलीपोर्टर को हटाना पड़ा और आक्रमणकारी अल्ट्रा बर्निंग कोर से निपटने के लिए स्वयं मानव मात्र ग्रह पर वापस टेलीपोर्ट होने की योजना बनानी पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह टेलीपोर्ट कर पाता, अल्ट्रा बर्निंग कोर पहले ही वापस आ चुका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखकर कि अल्ट्रा बर्न जनजाति का कोई भी सदस्य अब टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था, लिन शेन ने उन्हें फिर से टेलीपोर्ट करने से रोकने के लिए सीधे टेलीपोर्टर को अपने स्थानिक भंडारण में वापस ले लिया। पहाड़ जैसे दिखने वाले टेलीपोर्टर को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख बेल और अन्य लोगों के चेहरे पर और भी अधिक भद्दे भाव आ गए। तुमने अल्ट्रा बर्निंग स्टार के साथ क्या किया है? कारो ने लिन शेन को देखा, पूछते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। नष्ट कर दिया, लिन शेन ने शांति से उत्तर दिया। लोग। कारो के मन में अभी भी कल्पना का अंतिम अंश था, जैसा कि बाकी सभी के मन में था। सब कुछ नष्ट हो गया। लिन शेन के शब्दों ने उनके आखिरी भ्रम को चकनाचूर कर दिया। बिजली गिरने जैसा झटका लगने पर कारो वहीं सुन्न होकर खड़ी रही। तुम एक कसाई हो जो महिलाओं और बच्चों पर हाथ डालते हो। जेरी गुस्से से दहाड़ते हुए बिना कुछ सोचे लिन शेन की ओर दौड़ा। जब आपने मानव मात्र ग्रह पर आक्रमण किया तो क्या आपने सोचा था कि वहां महिलाएं और बच्चे भी थे? लिन शेन ने अपनी कलाई को झटका और फोल्डिंग पंखा उसके हाथ से शान से उड़ गया। जैसे ही फोल्डिंग फैन लिन शेन के हाथ में वापस आया, जेरी का सिर भी उसके शरीर से अलग हो गया था। गलत, सब कुछ गलत है। लिन शेन को जेरी को एक आकस्मिक प्रहार से नष्ट करते देख बेल को पता था कि अल्ट्रा बर्न जनजाति आज अपने भाग्य से बच नहीं सकती। अगर हमने मानव मात्र ग्रह के लिए टेलीपोर्टर की खोज नहीं की होती, अगर हमने मानव मात्र ग्रह पर हमला नहीं किया होता, अगर। कारो को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस दुनिया में कोई अगर नहीं है। ये जीवन ही मेरे पास बचा है। कारो ने जीवन आधार को बुलाया और लिन शेन की ओर दौड़ा। कई निर्वाण प्राणियों और आरोही ने कारो की तरह ही चुनाव किया। उनके दिलों में पश्चाताप और दर्द एक दूसरे से जुड़े हुए थे और केवल युद्ध ही उन्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचने से रोक सकता था, यहाँ तक कि मृत्यु भी वर्तमान से राहत दिला सकती थी। लिन शेन ने एक पेट कैप्सूल फेंका और ज़ियाओयू उसके सामने प्रकट हुई। अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स को चार्ज करते हुए देखकर उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी और उसने अपना चाकू और कांटा उठाया। अगर हमने मानव मात्र ग्रह पर आक्रमण नहीं किया होता तो क्या परिणाम अभी भी वही होता? बेल ने एक ऐसा दुर्स्वप्न देखा जैसा उसने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो दुर्स्वप्न आखिरकार समाप्त हो गया। लेकिन हर जगह बिखरे शव और धरती पर फैला खून दुर्स्वप्न के साथ गायब नहीं होगा। ये खत्म हो गया है। लिन शेन ने फेई ज़ाई की ओर देखा, जो अभी भी निर्वाण के मध्य में थी, और उस समय उसका अपना दिल अवर्णनीय था। उपयोगकर्ता सुपर बेस निर्वाण प्राणी विकास में सक्षम। संख्या 2879-2430। गति 2430-2430। कठोरता 2430-2430। कठोरता 2430-2430। आधार उत्परिवर्तन दर 1%। सैद्धांतिक जीवन गतिविधि सीमा 1600-1600। आधार उत्परिवर्तन प्रतिभा सुपर बेस परिवर्तन, सुपर बेस पैटर्न, सुपर बेस रिकास्ट, सुपर बेस फॉर्म। जीवन आधार सुपर बेस विरोधी, विरासत प्रशंसक। निर्वाण विशेषताएं कोई नहीं। सुपर बेस कंट्रारियन, सुपर बेस निर्वाण प्राणी विकास में सक्षम। संख्या 2879-2430। गति 2430-2430। कठोरता 2430-2430। कठोरता 2430-2430। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जीवन आधार प्रतिभा विरोधी, एक ही मूल में जन्मे। निर्वाण गुण भाग्य परिवर्तन का प्रकाश। वंशानुक्रम प्रशंसक, सुपर बेस निर्वाण प्राणी विकास में सक्षम। शक्ति 2430-430। गति 2430-430। कठोरता 2430-430। कठोरता 2430-430। जीवन आधार प्रतिभा विरासत प्रशंसक नृत्य। निर्वाण विशेषताएं रक्तरेखा विरासत प्रकाश। लिन शेन ने निर्वाण पूरा कर लिया था और निर्वाण स्तर का प्राणी बन गया था, लेकिन उसे निर्वाण की शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। उसकी शक्ति वैसी ही बनी रही जैसी तब थी जब वह आरोहण स्तर पर था। उसे बाह्य रूप से व्यक्त करना कठिन था और वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अधिक ठोस हो गया है। उसका पूरा शरीर निर्वाण प्राप्त कर चुका था और यद्यपि वह केवल मांस और रक्त जैसा प्रतीत होता था, लिन शेन के शरीर की प्रत्येक कोशिका पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग अवस्था में परिवर्तित हो गई थी। लिन शेन अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सके। अन्य लोग निर्वाण के दौरान आधार उत्परिवर्तन शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनके निर्वाण के कारण उनका शरीर अधिक मांस और रक्त में बदल गया।
अब जब वह बेस म्यूटेशन की शक्ति का उपयोग करता है तो उसका शरीर कवच का निर्माण नहीं करता है, यहाँ तक कि सुपर बेस फॉर्म का उपयोग करने पर भी उसका शरीर उत्परिवर्तित नहीं होता है, वह मांस और रक्त ही बना रहता है। फिर भी उसका मांस और रक्त का शरीर किसी भी धातु या क्रिस्टल के कवच से अधिक मजबूत था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा उसे लगा कि उसके पास निर्वाण गुण हैं, बस ऐसा लग रहा था कि घड़ी का कार्य इन निर्वाण गुणों के उपयोग का विश्लेषण नहीं कर सकता था, इसलिए इसमें कोई भी प्रदर्शित नहीं हुआ। लिन शेन को यह समझने के लिए समय की आवश्यकता थी कि उसके निर्वाण गुणों का वास्तव में क्या उपयोग था। इसके विपरीत कंट्रेरियन और इनहेरिटेंस फैन दोनों ने अपने अपने निर्वाण गुण प्राप्त कर लिए थे। यह एक बेतुकी स्थिति थी। सामान्यतः जीवन आधार को मेजबान शरीर के साथ निर्वाण गुणों को साझा करना चाहिए। कॉन्ट्रेरियन के गुण लिन शेन के समान ही थे, लेकिन इनहेरिटेंस फैन ने कुछ अतिरिक्त गुण प्राप्त किए थे जो इनहेरिटेंस टैलेंट के प्रभाव थे। जितने अधिक लोग इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल का अभ्यास करते थे और वे जितने मजबूत होते जाते थे, इनहेरिटेंस फैन द्वारा प्राप्त आशीर्वाद उतना ही मजबूत होता था। लेकिन कॉन्ट्रेरियन और इनहेरिटेंस फैन में से प्रत्येक के अपने निर्वाण गुण थे जो लिन शेन के अपने निर्वाण गुणों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। सौभाग्य से लिन शेन अपने निर्वाण गुणों का उपयोग कर सकता था अपने स्वयं के साथ। ऐसा लगता था जैसे उसके पास 3 गुण थे। अल्ट्रा बर्निंग स्टार पर लड़ाई को 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था और अल्ट्रा बर्निंग स्टार के विलुप्त होने से ब्रह्मांड में ज्यादा उथल-पुथल नहीं हुई थी। अल्ट्रा बर्न जनजाति से संबंधित लोगों के अलावा शायद ही किसी ने इतनी छोटी प्रजाति के अस्तित्व या समाप्ति पर ध्यान दिया हो। अल्ट्रा बर्न जनजाति के परिवार, जो विभिन्न शक्तिशाली कुलों पर निर्भर थे, भी ये पता लगा रहे थे कि अल्ट्रा बर्निंग स्टार के साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन चूंकि एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा था और पूरा ग्रह नष्ट हो गया था, इसलिए वे अभी भी ये पता नहीं लगा सके कि क्या हुआ था। वे अल्ट्रा बर्निंग पुरुष जो जानते थे कि अल्ट्रा बर्न जनजाति ने हाल ही में मानव ग्रह पर आक्रमण करने का इरादा किया था, उन्हें संदेह था कि यह मनुष्यों का काम था। लेकिन उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि मनुष्य के पास एक संपूर्ण अल्ट्रा बर्निंग स्टार को नष्ट करने की क्षमता है। यदि मनुष्यों के पास सचमुच ऐसी शक्ति होती तो वे उनसे बदला लेने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसका वे मुकाबला कर सकें। लिन शेन के पास अवकाश का एक दुर्लभ समय था। वह प्रत्येक दिन घर पर अपनी निर्वाण शक्ति पर शोध करने में बिताते थे। उन्होंने पाया कि उनके पूरे शरीर को निर्वाण की शक्ति माना जा सकता है। उनकी शक्ति कण पूरी तरह से उनके शरीर में विलीन हो गए थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां देखें। एक तरह से वह स्वयं अपना निर्वाण गुण था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन को अंततः एहसास हुआ कि वह निर्वाण की शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। एक निर्वाण प्राणी की बाह्य निर्वाण शक्ति निर्वाण कणों और शक्ति कणों का एक संयोजन थी। अब जबकि लिन शेन स्वयं ही अपने निर्वाण कण थे, तो वह स्पष्ट रूप से खुद को गोली मारकर खत्म नहीं कर सकते थे। लिन शेन के मन में यह विचार भी आया कि क्या वह अपने शरीर से अलग अपनी मुट्ठी भी चला सकता है, लेकिन प्रयोगों से पता चला कि यह विचार बहुत ही अमूर्त था और व्यावहारिक नहीं था। शुक्र है, उसके पास अभी भी सफिंग फिस्ट और फिंगर सैंड जैसी तकनीकें थीं। हालांकि वह सामान्य निर्वाण की तरह निर्वाण की शक्ति को बाहरी रूप नहीं दे सकता था, फिर भी वह दूर से हमला कर सकता था। अपनी वर्तमान ताकत और शारीरिक दृढ़ता के साथ एक साधारण सफिंग फिस्ट भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक साधारण निर्वाण प्राणी झेल सके। लिन शेन ने पाया कि उसकी निर्वाण शक्ति बहुत दिलचस्प थी, जो अमर स्तर की सामग्रियों को आसानी से चकनाचूर करने में सक्षम थी, लेकिन मांस और रक्त के शरीर को घायल करना कठिन था। मांस और रक्त के शरीरों का सामना करते समय उसकी निर्वाण शक्ति बेकार लगती थी और प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने के लिए वह केवल अपनी ताकत और शारीरिक दृढ़ता पर ही भरोसा कर सकता था। लिन शेन ने परीक्षण के लिए कुछ अमर स्तर की सामग्रियां वापस लाईं और पाया कि उनकी मुठ्ठियां उन्हें आसानी से राख में बदल सकती थीं, जो कि भयानक रूप से शक्तिशाली थी। अब भले ही कोई अमर उसे परेशान करने आए, लिन शेन एक मुक्के से प्रतिद्वंद्वी के जीवन आधार या कवच को नष्ट कर सकता था। समस्या ये थी कि जब तक प्रतिद्वंद्वी मांस और रक्त से बना रहेगा, तब तक उसके लिए अमर को मारना कठिन था। यहाँ तक कि शियाओयू कवच का उपयोग किए बिना भी उसके साथ वार का आदान प्रदान कर सकती थी, लेकिन एक बार कवच का उपयोग करने के बाद वे पूरी तरह से लिन शेन द्वारा हावी हो जाते थे। लिन शेन उसकी निर्वाण शक्ति को समझ नहीं सका, जो बहुत अमूर्त थी। अगर ऐसा है तो क्या मैं उन अमर प्राणियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छानुसार नहीं मार सकता? लिन शेन एक अमर प्राणी के खिलाफ ये कोशिश करने के लिए उत्सुक था, लेकिन जोखिमों के बारे में चिंतित था। विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि इसे छोड़ दिया जाए और बाद में प्रयास करने के लिए सुरक्षित अवसर की प्रतीक्षा की जाए। उस जेड सम्राट छठे ने मुझे वाकई मुश्किल में डाल दिया। लिन शेन ने वेई वुफू को ढूंढा, कई बार उस पर गौर किया और उसे यकीन हो गया कि उसने पहले कभी गलत नाम नहीं पुकारा था। उसने जेड सम्राट का आदरणीय नाम पुकारा था, एक भी शब्द नहीं छोड़ा था। जेड सम्राट नहीं आया, वह सिर्फ एक गैरजिम्मेदार बदमाश है। लिन शेन ने मन ही मन कठोर आलोचना की। शुक्र है कि वह इस विपत्ति से बच गया, अन्यथा उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई।
लिनशेन, दिव्य न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित किया है। जब लिनशेन पूल के किनारे धूप सेंकते हुए आराम कर रहे थे, ओयांग युदू ने उन्हें एक संदेश भेजा। संदेश पढ़ने के बाद लिनशेन ने तुरंत शाप दिया, स्वर्गीय न्यायालय क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे दीमन जनजाति के पास दूत के रूप में भेज रहा है। क्या वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे जानवर वास्तव में इंसान हैं? अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद लिन परिवार ने कहा, मेरे लौटने का इंतजार करो, मैं अभी सम्राट तियांशु से मिलने जा रहा हूँ। मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन हूँ, जो सीधे सम्राट तियांशु के अधीन है। सेलेस्टियल कोर्ट को मेरे लिए चीज़ों की व्यवस्था करने का क्या अधिकार है? लिनशेन के लिए दीमन जनजाति जैसी जगह पर जाना संभव नहीं था। उनके और दीमन जनजाति के दीनव के बीच एक अनसुलझा झगड़ा था, और अगर वह दीमन जनजाति में जाता तो उसे कोई अच्छा अंत नहीं मिलता। शेन रात में जल्दी से स्काई पिनेकल स्टार पर वापस आ गया। वह सम्राट तियांशु से मिलना चाहता था और उसे दीमन जनजाति के लिए एक राजनयिक मिशन पर भेजने के दिव्य न्यायालय के फैसले को स्पष्ट करना चाहता था। लेकिन वह शाही महल के द्वार में भी प्रवेश नहीं कर सका। केवल तियान कांग्युन ही उससे मिला और उसे संदेश दिया। स्वर्गीय न्यायालय स्वर्गीय जाति का सर्वोच्च कार्यात्मक विभाग है और इसके आधे से अधिक सदस्यों द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कोई भी इससे मुक्त नहीं है। लिनशेन ने बिना कुछ बोले सोचा। सम्राट तियांशु द्वारा तियान कोंग्युन को ऐसा संदेश लाने से उसका इरादा बहुत स्पष्ट हो गया था। लिनशेन के पास दीमन जनजाति के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख, आपको सम्राट की कठिनाई को समझना चाहिए। आखिरकार सभी जनजातीय मामलों को स्वर्गीय न्यायालय को सौंपना सम्राट का अपना निर्णय था और उसका वचन सोने के समान अच्छा है, जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। तियान कांग्युन ने लिनशेन को कुछ शब्दों के साथ सांत्वना दी, हालांकि उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं था। तियान कांग्युन को अलविदा कहने के बाद लिनशेन उदास और निराश होकर वापस चला गया। इस बार दिव्य जाति के पवित्र अवशेष दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए दीमन जनजाति के लिए एक मिशन पर जा रही थी। किंवदंती के अनुसार दिव्य प्रतिमा सेलेस्टियल जाति के प्रथम अमर के जीवन आधार की अभिव्यक्ति थी। हालांकि मूर्ति में अब कोई शक्ति नहीं थी और इसे केवल एक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन सेलेस्टियल जाति के लिए इसका असाधारण महत्व था और इसे जनजाति के संरक्षक का खजाना माना जाता था। अतीत में दिव्य जाति का प्रत्येक स्वर्गीय सम्राट सिंहासन पर बैठने से पहले दिव्य प्रतिमा की पूजा करता था, क्योंकि इसे उचित प्रोटोकॉल माना जाता था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अध्याय खोजें। हालांकि हजारों साल पहले सेलेस्टियल रेस के भीतर एक गृह संघर्ष के दौरान युद्ध की अराजकता के बीच सेलेस्टियल्स की दिव्य प्रतिमा खो गई थी। कुछ साल पहले ही दीमन जनजाति ने दावा किया था कि उन्होंने दिव्य प्रतिमा की खोई हुई खोज की है। उस समय दिव्य जाति ने खुद भी माना था कि दीमन जनजाति की दिव्य प्रतिमा नकली थी, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाल ही में दीमन जनजाति ने कई महान जनजातीय प्रमाणीकरण गुरुओं को आमंत्रित किया, जिनमें से एक सेलेस्टियल रेस से था, ताकि संयुक्त रूप से मूर्ति को प्रमाणित किया जा सके। अंतिम मूल्यांकन से पता चला कि उनके पास जो दिव्य प्रतिमा थी वह संभवतः सेलेस्टियल रेस से गायब थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक दिव्य जाति अब और निष्क्रिय नहीं बैठ सकी। उन्होंने दीमन जनजाति के साथ बातचीत शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वे दिव्य प्रतिमा वापस कर देंगे। दुर्भाग्यवश दीमन जनजाति और सेलेस्टियल जाति के बीच के संबंध को देखते हुए मूर्ति उन्हें इतनी आसानी से कैसे वापस मिल सकती थी। आधे साल से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। दीमन जनजाति ने इसे वापस करने से साफ इनकार नहीं किया। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जो शर्तें रखी थीं उन्हें सेलेस्टियल जाति के लिए स्वीकार करना असंभव था। इस बार लिनशेन का मुख्य मिशन दीमान जनजाति के लिए दिव्य प्रतिमा की वास्तविक पहचान को पुनः प्रमाणित करना तथा दीमान जनजाति के साथ पुनः बातचीत करना था, ताकि वे समझौता कर सके तथा दोनों पक्षों को स्वीकार्य मूल्य पर सहमत हो सकें। बेशक, हालांकि लिनशेन नामात्र के लिए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थे, वास्तव में प्रतिनिधिमंडल में एक पेशेवर प्रमाणीकरण टीम और पेशेवर वार्ता विशेषज्ञ थे, जिनमें से किसी को भी लिनशेन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। समूह का नामात्र नेता लिनशेन वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं था। सेलेस्टियल कोर्ट ने लिनशेन को दीमन जनजाति में इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें दीमन जनजाति की कैथरीन के साथ उसके झगड़े के बारे में पता था, शायद इसलिए कि वे उसे वहां कष्ट पहुंचाना चाहते थे। इसके अलावा अगर बातचीत विफल हो जाती है तो नेता होने के नाते उसे अनिवार्य रूप से दोष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर प्रतिनिधिमंडल में से कोई और परेशानी खड़ी करता है तो लिनशेन के लिए और भी मुश्किल समय होगा। किसी भी मामले में दीमन जनजाति की यह यात्रा उसके लिए कोई सौभाग्य नहीं थी और निश्चित रूप से दोष को ढोने में उसका हिस्सा थी। अगर कैथरीन ने उसके खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रची तो वह शायद जिंदा वापस भी न आ पाए। यद्यपि दूत दल के पास अमर रक्षक थे, लिनशेन को गंभीरता से संदेह था कि क्या वे रक्षक उसकी सुरक्षा की परवाह करेंगे।
आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार नहीं रख सकते, लेकिन हमेशा दूसरों से सावधान रहना चाहिए। लिन शेन को यह भी संदेह था कि उन अमर रक्षकों को एनी ने उसे निशाना बनाने के लिए भेजा होगा। यहाँ तक कि अगर वह डीमन जनजाति से जीवित वापस आने में कामयाब हो गया तो भी गार्ड उसे वापस आते समय मार सकते हैं और इसका दोष सिर्फ डीमन जनजाति पर डाल सकते हैं। लेकिन फिर शायद एनई इतना नीच नहीं था कि उसे सचमुच मरवाना चाहता। इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह बस सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के दरवाजे तोड़कर उसे पकड़ सकता था और मार सकता था। ऐसा कहा जा रहा है, फिर भी उसे सावधान रहना था। सौभाग्य से वह पहले ही निर्वाण प्राप्त कर चुका था और जब वह साधारण अमरों का सामना कर रहा था तो वह पूरी तरह से लड़ने की शक्ति से रहित नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे आश्चर्य है कि निर्वाण के बाद अब फिज़ाइक फैटी की ताकत कैसी है। लिन शेन ने अपने बैग में फैटी की ओर देखा, जो अभी भी गहरी नींद में था और खर्राटे ले रहा था। अल्ट्रा बर्निंग स्टार पर निर्वाण के बाद से फैटी अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गया था, जिसमें वह खाना सोना खाना करता था और बिल्कुल एक मोटे कबूतर की तरह दिखने लगा था, पहले जैसा ही। ये स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में कितना मजबूत हो गया था। नया बैकपैक अभी भी हेवन ब्रांड का था, लेकिन हेवन ब्रांड की उच्चतम श्रेणी की श्रृंखला से। यह अमर सामग्रियों से बुना गया था, पानी और आग के लिए अभेद्य, चाकू और तलवारों के लिए प्रतिरोधी और अत्यधिक सांस लेने योग्य था, जबकि अभी भी तरल पदार्थ को अंदर जाने से रोकता था। इसे पहनने से कुछ नुकसान से भी बचा जा सकता था। एक अच्छा उत्पाद और एक मिलान मूल्य टैग के साथ। इस बैकपैक को खरीदने के लिए लिन शेन ने स्पिरिट बेस का एक गुच्छा बेच दिया था। ये सभी स्पिरिट बेस अल्ट्रा बर्निंग कोर से प्राप्त किए गए थे। लिन शेन को उनका उपयोग करने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। चलते समय उसने अचानक आगे की दीवार के आधार पर एक परिचित आकृति देखी। एक जबरा बूढ़ा स्वर्गीय, दीवार से सटा हुआ, अभी भी फटा हुआ गद्देदार जैकेट पहने हुए, हाथों को आस्तीन के अंदर डाले, एक छोटे से स्टूल पर बैठा हुआ। उसके सामने एक शतरंज की बिसात रखी हुई थी। छोटे भाई, बहुत समय हो गया मिलते हुए, कोई खेल खेलना चाहोगे? शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने भी लिन शेन को देखा और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। बॉस, आप बाजार में अपना स्टॉल क्यों नहीं लगा रहे हैं और इसके बजाय यहाँ क्यों हैं? लिन शेन शैगी ओल्ड सेलेस्टियल के पास गया, शतरंज की बिसात पर नीचे देखा और कहा, मैं थोड़ा बहुत चीनी शतरंज जानता हूँ, लेकिन गो मैं वास्तव में बिल्कुल नहीं खेल सकता। मैं यहाँ जो खेल रहा हूँ वह गो नहीं है, ये 5 इन एरो है। झबरा बूढ़ा स्वर्गीय व्यक्ति अपने चेहरे पर अभी भी मुस्कान के साथ बोला। वहाँ पर वे पुरस्कार देख रहे हैं, सभी अच्छी चीज़ें हैं। यदि आप कोई गेम जीतते हैं तो आप ड्रॉ में प्रवेश कर सकते हैं। आप उन पुरस्कारों में से कोई भी जीत सकते हैं और यदि आप लगातार 10 बार जीतते हैं तो आपको ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप वहां से जो चाहें चुन सकते हैं। लिन शेन ने झबरा बूढ़े स्वर्गीय की इंगित उंगली का अनुसरण किया और उसके बगल की दीवार के खिलाफ एक जीर्ण लकड़ी की शेल्फ देखी, जिसमें कई वस्तुएं रखी थीं और नीचे एक साधारण लॉटरी बॉक्स था। लिन शेन ने ध्यान से देखा तो पता चला कि उन पुरस्कारों के नीचे वस्तुओं के नाम और संक्षिप्त विवरण भी लिखे थे। निर्वाण स्तर पालतू कैप्सूल, आकाशीय 5 गिरावट तकनीक, एक खंजर जो एक बार स्वर्गीय सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया गया था। 5 थंडर बम स्काई फिस्ट मैनुअल। लिन शेन ने पढ़ा और लगभग जोर से हंस दिया। उन वस्तुओं का वर्णन अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर किया गया था, जिसमें एक युद्ध पोशाक भी शामिल थी जिसे स्वर्गीय सम्राट ने अपनी युवावस्था में पहना था। एक राउंड के लिए कितना? लिन शेन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये आइटम असली थे। अगर वे असली होते तो उनमें से कोई भी एक अकेले ही बहुत कीमती होता। क्या शैगी ओल्ड सेलेस्टियल वास्तव में उनका इस्तेमाल सिर्फ एक स्टॉल लगाने के लिए कर रहा था? शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने अपने पास लगे एक बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था $10 प्रति राउंड, जीतने पर आपको पुरस्कार मिलेगा, हारने पर कोई धन वापसी नहीं होगी। ठीक है, मैं फिर एक राउंड खेलूंगा। लिन शेन को शैगी ओल्ड सेलेस्टियल से एक म्यूटेटेड ज़ैड एक्सक्विजिट मिला था और उसे काफ़ी मदद भी मिली थी। शैगी ओल्ड सेलेस्टियल को खुश करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना उसे परेशान नहीं करता था और उसे उससे वास्तव में कुछ जीतने का कोई भ्रम नहीं था। लिन शेन को कभी विश्वास नहीं हुआ कि वह सिर्फ $10 में उन खजानों को जीत सकता है। शेन ने पहले भी सड़कों पर काफ़ी पैसे खर्च किए थे और उसने बहुत सी चौंकाने वाली तरकीबें देखी थीं। प्रदर्शन पर रखे गए सभी सामान निश्चित रूप से नकली थे। लिन शेन ने जीतने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि वह गो को नहीं समझता था और वह गोमोकू में भी खराब था। अगर शैगी ओल्ड सेलेस्टियल वहां एक स्टॉल लगा रहा था तो उसके पास कुछ तरकीबें होनी चाहिए, इसलिए लिन शेन मूल रूप से बिना किसी जीतने के इरादे के बस अपना पैसा सौंप रहा था। जब वह बच्चा था तो सड़कों पर कोई भी गोमोकू नहीं खेलता था और बाद में ही लिन शेन को पता चला कि ऐसा कोई खेल भी होता है। वह इससे बहुत परिचित नहीं था और उसने कभी इसका अध्ययन भी नहीं किया था। लिन शेन ने $10 शैगी ओल्ड सेलेस्टियल को सौंप दिए, फिर उसके सामने बैठ गए और नियमों के अनुसार खेलना शुरू कर दिया।
सम्राट तियानशु ने लिन शेन के साथ शतरंज खेलते हुए अपनी आंखें मूंद लीं, लेकिन अपने दिल में वह काफ़ी भावुक महसूस कर रहा था। बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें यह उपहार देने के लिए मैंने इस पूरे दृश्य को मंचित करने की भी परेशानी उठाई है। जब तक तुम एक गेम जीत सकते हो, तुम बाद में कुछ भी चुन सकते हो और तुम सेलेस्टियल 5 डिक्लाइन तकनीक को अपनाने में सक्षम हो जाओगे, जो तुम्हें डीमन जनजाति में भेजे जाने पर तुम्हारी छोटी सी जान बचाने में मदद करेगी। मूलतः सम्राट तियानशु ने सोचा था कि चूंकि लिन शेन चीनी शतरंज इतनी सहजता से खेलता है, इसलिए गोमोकू, जो कि एक सरल चीज़ है, उसके लिए इतना कठिन नहीं हो सकता। हालांकि कुछ ही चालों के बाद सम्राट तियानशु की अभिव्यक्ति काफ़ी अजीब हो गई थी। आखिर लिन शेन क्या कर रहा था? उसकी चालें खामियों से भरी थीं और वह सबसे बुनियादी जाल भी नहीं पहचान पाया। सम्राट तियानशु को एहसास हुआ कि लिन शेन को ये खेल खेलना नहीं आता था और उसने तो बस नियम ही सीखे थे। सम्राट तियानशु ने अपने हाथ में एक टुकड़ा पकड़ लिया और दुविधा में पड़ गए कि इसे रखें या नहीं। सामान्य परिस्थितियों में उसे केवल 3 के 2 सेटों के चौराहे पर अपना मोहरा रखना होता था, जिससे 4 के 2 सेट बनते थे। इस तरह चाहे लिन शेन किसी भी तरफ से ब्लॉक करने की कोशिश करे, वह दूसरी तरफ 5 इन ए रो बना सकता था और गेम जीत सकता था। लेकिन आज सम्राट तियानशु का लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि हारना था, जिससे वह काफ़ी निराश हो गया। सौभाग्य से सम्राट तियानशु ऐसे व्यक्ति थे जो कई तूफानों से गुजरे थे। ये छोटी सी बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने चुपचाप अपना मोहरा एक तरफ रख दिया और जीतने का मौका चूकने का नाटक किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सम्राट तियानशु ने लिन शेन को जीतने का मौका दिया, लेकिन लिन शेन इसे जब्त करने में असफल रहे। कुछ और चालों के बाद सम्राट तियानशु की आंख का कोना बेकाबू होकर फड़कने लगा। उसने लिन शेन को पहले ही कई मौके दिए थे। अगर लिन शेन फिर भी नहीं जीतता तो एक अंधे व्यक्ति को भी शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। सम्राट तियानशु बस यही चाहता था कि लिन शेन जीत जाए। वह खुद इतना मूर्ख न दिखे, इसलिए उसके पास इस राउंड को जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़े आदमी, अविश्वसनीय। लिन शेन ने सम्राट तियानशु को अंगूठा दिखाया। बुरा नहीं है। सम्राट तियानशु का मुंह फड़क उठा क्योंकि वह सिर्फ ये 2 शब्द ही बोल पाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कोसा, अविश्वसनीय है मेरा पैर। जिस तरह से तुम खेलते हो उससे तो 3 साल का बच्चा भी तुम्हें हरा सकता है। बड़े भाई, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। लिन शेन उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए तैयार। उसे यहाँ शतरंज खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अभी भी डीमन जनजाति की अपनी यात्रा की योजना बनानी थी। मत जाओ, कुछ और राउंड खेलो। तुम इतनी तेजी से सुधार कर रहे हो, तुम्हें जल्द ही जीत मिल जाएगी, सम्राट तियानशु ने जल्दी से कहा। तो चलो 2 राउंड और खेलते हैं। लिन शेन ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई। म्यूटेटेड जेड एक एक्विजिट जैसे मूल्यवान पुरस्कार में दूसरे पक्ष से सिर्फ $10 हारना थोड़ा अनुचित लग रहा था। ठीक है, चलो कुछ और हारते हैं। लिन शेन ने बस $100 निकाले और सम्राट तियानशु को सौंप दिया। बड़े आदमी, मैं कुछ और राउंड खेलूंगा। जब वे शतरंज खेल रहे थे तो पास में ही खेल रहा एक छोटा सा सेलेस्टियल उन दोनों को देखने के लिए उत्सुकतावश उनके पास आया। कुछ देर तक देखने के बाद नन्हे सेलेस्टियल ने अचानक बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी, अगर आप इसे यहाँ रखें और आप जीत जाएंगे। लिन शेन ने देखा और यकीनन यही मामला था। इसे उस जगह रखने से जहां छोटे सेलेस्टियल ने इशारा किया था, 4 के 2 सेट बनेंगे, जिससे लिन शेन ब्लॉक करने में असमर्थ हो जाएगा। बूढ़े आदमी, आप वास्तव में प्रभावशाली हैं। लिन शेन ने बोर्ड से सभी मोहरे उठा लिए और खेल हार गया। सम्राट तियानशु ने मासूम चेहरे वाले छोटे सेलेस्टियल को देखा, जो इस बात से उत्साहित था कि सम्राट तियानशु ने खेल जीत लिया है, और उसका हिलना डुलना और भी बदतर हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि छोटे सेलेस्टियल ने सम्राट तियानशु को पिछला खेल जीतने में मदद की थी, इसलिए उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई और कभी कभी वह सम्राट तियानशु को संकेत भी देता था, जिससे वह लगातार कई खेल जीत जाता था। सम्राट तियानशु इतना निराश था कि वह लगभग खून थूकना चाहता था। वह खेल को लिन शेन के पक्ष में करना चाहता था ताकि वह जल्दी से जीत सके। कौन जानता था कि उसके जैसा एक छोटा सा दिव्य प्राणी प्रकट होगा और उसके लिए जीतना असंभव बना देगा। मुख्य बात यह थी कि यह छोटा सा दिव्य प्राणी न्याय की भावना से भरा हुआ था और सोच रहा था कि उसे दयनीय बूढ़े व्यक्ति सम्राट तियानशु की मदद करनी चाहिए। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। सम्राट तियानशु ने कभी नहीं सोचा था कि शतरंज का खेल हारना इतना कठिन हो सकता है। दादाजी, चलो अब दिन खत्म करते हैं, मुझे अब चलना है। लिन शेन ने कुछ राउंड खेले। उसे लगा कि यह बहुत दिलचस्प नहीं था और वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह आज खेलने के मूड में नहीं था, वह इसमें रम ही नहीं पाया। सम्राट तियानशु ने छोटे सेलेस्टियल को देखा, जो जाने का नाम नहीं ले रहा था और उसे केवल सिरदर्द महसूस हो रहा था, लेकिन शुक्र है, उसने जल्दी से सोचा। वह खड़ा हुआ और लिन शेन से कहा, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, इतने सारे खेल हार गए हो। क्या यह अच्छा है? मैं तुम्हें एक सांत्वना पुरस्कार दूंगा।
तुम जो भी पसंद करो उसे निकालो और जो भी पाओ वह तुम्हारा है। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपके इस कदम की सराहना करता हूं, लेकिन मैं पुरस्कार नहीं लूंगा। अभी उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास पैसा था, उसके पास लोग थे और उसके पास कई बेहतरीन पालतू जानवर भी थे। वास्तव में उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। वह सबसे अधिक यही चाहता था कि वह जल्द से जल्द अमर हो जाए, लेकिन अमर बनना कोई ऐसी बात नहीं थी जो इतनी जल्दी हो सके। सबसे पहले उसे अपनी बेस म्यूटेशन दर को 100% तक बढ़ाने की ज़रूरत थी। दूसरे, उसे ब्रह्मांडीय नियमों को समझने की ज़रूरत थी ताकि उसकी अपनी ताकत ब्रह्मांडीय नियमों के साथ प्रतिध्वनित हो सके। तभी वह ब्रह्मांड से सीधे कानून शक्ति प्राप्त कर सकता था, उसके साथ तालमेल बिठा सकता था और अमर स्तर तक पहुंच सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्रह्मांडीय नियमों को समझना प्रतिभा पर निर्भर करता है। कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोग किताब पढ़कर भी ब्रह्मांडीय नियम को समझ सकते हैं। अन्य लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहने के बावजूद भी ब्रह्मांडीय नियमों को नहीं समझ पाएंगे। अधिकांश निर्वाण प्राणी अपना पूरा जीवन निर्वाण स्तर पर ही बिता देते हैं और आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। हाल ही में कुछ खास काम न होने के कारण लिन शेन अमर नियमों को समझने के अनुभव पर कुछ किताबें पढ़ रहे थे। संक्षेप में ये सब एक ही बात पर आकर खत्म हुआ, आपके पास प्रतिभा होनी चाहिए। निचले स्तर पर कड़ी मेहनत और संसाधन पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन शीर्ष स्तर तक पहुंचने के लिए न केवल कड़ी मेहनत और संसाधन अपरिहार्य हैं, बल्कि आपको प्रतिभा की भी आवश्यकता है। लिन शेन को अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा नहीं था, वह अमर बनने में अपनी असमर्थता के बारे में कुछ चिंतित था। हालांकि कई अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि को पढ़ने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि अमर ब्रह्मांडीय कानूनों को समझना किसी भी ब्रह्मांडीय कानून को बेतरतीब ढंग से समझने के बारे में नहीं था। ये कहने के बजाय कि यह ब्रह्मांडीय नियमों को समझना है, ये कहना बेहतर है कि यह अपनी स्वयं की क्षमताओं की खोज करना तथा स्वयं और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। केवल अपनी स्वयं की क्षमताओं को समझकर ही कोई उन क्षमताओं और ब्रह्मांडीय नियमों के बीच के संबंध को स्पष्ट कर सकता है और इस प्रकार ब्रह्मांडीय नियमों को समझ सकता है। सरल शब्दों में कहें तो आपको ये समझना होगा कि आपके निर्वाण गुण क्या हैं, ताकि आप संगत ब्रह्मांडीय नियमों को समझ सकें। यहाँ कारण और परिणाम संबंध है तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्रह्मांडीय नियम को यूं ही नहीं समझ सकता। हालांकि एक ही ब्रह्मांडीय कानून के साथ भी समझ के विभिन्न स्तरों वाले समझने वाले लोग कानून के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। उदाहरण के लिए सबसे सामान्य शक्ति के नियम को लें। कुछ लोग गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाने और उसमें हेरफेर करने की क्षमता को समझ सकते हैं। अन्य लोग किसी प्रकार के बल प्रतिबंध प्रकार के अमर कानून को समझ सकते हैं, जो उन्हें बलों की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर की तरह अनंत बल की उनकी समझ, जो शक्ति के नियम की एक शाखा है। हालांकि यह कुछ हद तक प्रभावी है, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष युद्ध क्षमता विशेष रूप से मजबूत नहीं है। अमर लोगों ने ब्रह्मांडीय नियमों को 4 स्तरों में विभाजित किया है: अतीत नियम, वास्तविकता नियम, भविष्य नियम और अमर नियम। वास्तव में सफ़ेद बालों वाले मिनोटॉर ने केवल सबसे निचले स्तर पास्ट लॉ को ही समझा था, जिसे अमरों में सबसे कमजोर माना जाता है। ये समझते हुए लिन शेन को और भी कम आत्मविश्वास महसूस हुआ, क्योंकि उसकी अपनी क्षमताएं उसके लिए अस्पष्ट थीं, इसलिए वह ब्रह्मांडीय नियमों को समझने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकता था। शेन ने 2 बार आपत्ति की, लेकिन जब उसने देखा कि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल उस पर लॉटरी में भाग लेने का आग्रह कर रहा है, तो वह केवल चलकर आया, ड्रॉ बॉक्स में अपना हाथ डाला और कागज की एक पर्ची निकाली। बच्चे, तुम किस्मत वाले हो, सम्राट तियानशु ने कहा और किताबों की अलमारी से सेलेस्टियल 5 डिक्लाइन टेक्निक निकालकर लिन शेन को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब वाकई बहुत बड़ी है। एक बड़े शख्स ने जब अपनी किस्मत खराब होने पर इसे मेरे पास गिरवी रख दिया था, तो उसने कहा था कि यह एक बहुत ही दुर्लभ कौशल है जो किसी की किस्मत बदल सकता है और सौभाग्य ला सकता है। मैंने उस समय इस पर बहुत पैसा खर्च किया था और इसने जो किस्मत मुझे दी उससे मैं बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहा हूँ। अगर आपको कोई दुर्भाग्य है तो बस इस किताब को देखें और यह निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, अगर यह चीज़ सच में सौभाग्य ला सकती है तो वह महत्वपूर्ण व्यक्ति इसे गिरवी रखने के लिए इतना हताश क्यों हुआ होगा। ये जबरा बूढ़ा स्वर्गीय व्यक्ति सड़क पर एक दुकान खोलने की स्थिति में आ गया है और फिर भी वह आराम से रहने का दावा करता है। ऐसी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? तो मैं इसे अच्छी तरह से देखूंगा, धन्यवाद। लिन शेन ने पुस्तक स्वीकार कर ली और शैगी ओल्ड सेलेस्टियल को अलविदा कहा। सम्राट तियानशु ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारी किस्मत बदल जाए तो वापस आ जाना और व्यापार को संरक्षण देना। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद लिन शेन ने संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों को एक बैठक के लिए बुलाया, ताकि डिमन जनजाति की आगामी यात्रा पर चर्चा की जा सके और यह विश्लेषण करने में मदद मिल सके कि यात्रा शुभ होगी या अशुभ। डीन, मुझे लगता है कि आपको लॉर्ड हेवनली एम्परर से मिलना चाहिए।
सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के आधिकारिक कर्तव्य पहले से ही व्यस्त हैं। हमारे पास दिमन जनजाति के लिए एक राजनयिक मिशन के साथ सेलेस्टियल कोर्ट की सहायता करने के लिए मुश्किल से ही समय है, रसद निदेशक ने कहा। स्वर्गीय सम्राट के पास प्रतिदिन निपटाने के लिए असंख्य कार्य होते हैं, ऐसे तुच्छ मामले में उन्हें परेशान करना उचित नहीं होगा, लिन शेन ने कहा। वहां मौजूद हर व्यक्ति अनुभवी विशेषज्ञ था। लिन शेन को ये बातें कहते हुए सुनकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वह संभवतः पहले ही सम्राट तियानशु के पास जा चुका है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ होगा। वाइस डीन एन ने सोचा और फिर सुझाव दिया, डीन, आप थोड़े पीले लग रहे हैं। डॉक्टर को दिखाने के बारे में क्या ख्याल है? स्वर्गीय जाति के लिए, दिव्य प्रतिमा के लिए, जब तक मुझमें सांस है, भले ही मुझे रेंगना पड़े, मैं दीमन जनजाति तक अपना रास्ता बनाऊंगा और दिव्य प्रतिमा को पुनः प्राप्त करूंगा, लिन शेन ने धार्मिक उत्साह के साथ घोषणा की। अफसोस की बात है कि वहां मौजूद हर कोई बहुत समझदार था और उसने लिन शेन के शब्दों में छिपे अर्थों को सुन लिया। इस बार, भले ही वह मौत के दरवाजे पर हो, फिर भी उसे दीमन जनजाति में जाना होगा। डीन, दरअसल दीमन जनजाति में मेरे कई पुराने दोस्त हैं, वाइस डीन कियाओ ने अपने संचारक को खंगालना शुरू करते हुए कहा, मैं आपके लिए उनकी संपर्क जानकारी ढूंढूंगी। एक बार जब आप वहां पहुंच जाएंगे, तो अगर आपको कोई परेशानी आती है, तो वे किसी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर लिन शेन कुछ हद तक असहाय हो गया। वाइस डीन कियाओ के दोस्त अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे और अगर उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ी, तो क्या वे लिन शेन का समर्थन करेंगे या उस पर किसी तरह का अप्रिय मूड निकालेंगे, यह अनिश्चित था। काफी विचार विमर्श के बाद भी वे कोई ठोस हल निकालने में असफल रहे। इस बीच एनसाई ने अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाया, ये देखने के लिए कि क्या वह किसी को चीजों को सुझाने के लिए ढूंढ सकती है। केवल अंततः लिन शेन को अपना सिर हिलाते हुए कहा, जो मूल रूप से एक मामूली मुद्दा था, उसे सेलेस्टियल कोर्ट की परिषद के वोट द्वारा अनुमोदित किया गया है और डीन एन एक ने खुद इसका प्रस्ताव रखा है। मुझे डर है, डीन, आपको ये यात्रा करनी होगी। बैठक के बाद ची शिनहुओ ने उनसे कहा, डीन, सुरक्षा प्रमुख के रूप में मैं भी आपके साथ चल सकता हूं। मैं आपको एस्कॉर्ट कर सकता हूं और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूं। लिन शेन को पता था कि ची शिनहुओ वास्तव में एक विश्वसनीय व्यक्ति था और एक भरोसेमंद सहयोगी होगा। हालांकि दीमन जनजाति की यात्रा ऐसी समस्या नहीं थी जिसे एक या दो विशेषज्ञ सुलझा सकें। अगर इसमें बलपूर्वक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती, तो भले ही वह कुछ अमर लोगों को साथ लेकर आए, परिणाम संभवतः गंभीर ही होते। अंत में लिन शेन ने ची शिनहुओ के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और केवल ओयुयांग यूडू और ओयुयांग यूडू की टीम के कुछ निर्वाण प्राणियों के साथ दीमन जनजाति के लिए रवाना हो गए। लिन शेन के साथ आए प्रतिनिधियों की संख्या 200 से अधिक थी और अधिकांश ने उनसे सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपने नेता को परेशान नहीं करना चाहते थे। स्पष्ट रूप से कहें तो उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में लिन शेन की स्थिति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लिन शेन का वैसे भी हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए वह इन चिंताओं से मुक्त होकर खुश थी। कई बार स्थानांतरण के बाद प्रतिनिधिमंडल दीमन स्टार की ओर जाने वाले अंतरिक्ष यान में सवार हो गया। दीमन स्टार न केवल दीमन जनजाति का ग्रह है, बल्कि इसका प्रशासनिक केंद्र भी है। सेलेस्टियल रेस के विपरीत दीमन जनजाति के पास वर्तमान में 4 मुख्य सितारे हैं, जिनमें से दीमन स्टार केवल एक है। पहले दीमन जनजाति के पास वास्तव में 8 मुख्य सितारे थे, लेकिन कई राजाओं के लुप्त हो जाने के कारण अन्य 4 मुख्य सितारे भी समाप्त हो गए। अब दीमान जनजाति के 4 मुख्य सितारे हैं दीमान स्टार, लालची स्टार, अहंकार स्टार और उग्र स्टार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दीमान तारे के अलावा अन्य 3 मुख्य तारे दीमान जनजाति के एक राजा का निवास स्थान हैं। एक पल के विचार के साथ लिन शेन को एहसास हुआ कि उसका दीमन स्टार के 3 मौजूदा राजाओं से कुछ संबंध था। उसे अभिमानी सम्राट की पुत्री राजकुमारी कैथरीन से दुश्मनी थी। उसका तीसरा भाई वर्तमान में लालची सम्राट के अधीन काम कर रहा था और उसका मुख्य हथियार पालतू बंदूक एक बार अपनी युवावस्था में उग्र राजा द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सौभाग्यवश ये तीनों सम्राट अपने अपने मुख्य तारों पर ही रहे तथा शायद ही कभी दीमान तारे पर गए। दीमन स्टार का शासक दीमन जनजाति का वर्तमान सम्राट शक्सुन शीख था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह युवा था और कई वर्षों से सिंहासन पर नहीं बैठा था। वास्तव में शाक्सुन शी दीमन स्टार पर असली अधिकार नहीं रखता था, वह केवल एक नामात्र का मुखिया था। दीमन स्टार के पीछे असली ताकत दीमन जनजाति का शाक्सुन जनरल था। शाक्सुन जनरल शाक्सुन शी का चाचा था और दीमन सेना पर उसका नियंत्रण ही दीमन जनजाति की वास्तविक कुलीन शक्ति थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी गाथा जारी रखें। लिन शेन को जो बात चिंतित कर रही थी वह थी शाक्सुन जनरल और अभिमानी सम्राट के बीच अच्छे संबंध। कम से कम सतह पर तो ये काफी अच्छे लग रहे थे। ये लिन शेन की सबसे बड़ी चिंता थी। उसे डर था कि कैथरीन शाक्सुन जनरल के माध्यम से उसके लिए बाधाएं पैदा कर सकती है। अंतरिक्ष यान को दीमन स्टार तक पहुंचने के लिए 10 दिनों से ज्यादा की यात्रा करनी पड़ी।
यान पर कुछ भी करने को न होने के कारण लिन शेन ने, जैसे कि किसी भूत प्रेत से ग्रसित होकर, पढ़ने के लिए सेलेस्टियल 5 डिक्लाइन तकनीक निकाली। शुरू में उनका इरादा केवल अंतरिक्ष यान पर समय बिताने का था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि यद्यपि विषय वस्तु अविश्वसनीय लग रही थी, फिर भी वह काफ़ी दिलचस्प थी। आकाशीय 5 पतन तकनीक में यह नहीं बताया गया कि अपना भाग्य कैसे बदला जाए, बल्कि यह अपने दुर्भाग्य को किसी और पर स्थानांतरित करने के बारे में था, जिससे स्वयं के पास केवल सौभाग्य रह जाए। पुस्तक के अनुसार किसी के क्यूई भाग्य को बढ़ाना कठिन था, लेकिन दुर्भाग्य को दूर कर देने से बचा हुआ थोड़ा सा सौभाग्य भी बहुत भाग्यशाली प्रतीत होता था। ये कुछ ऐसा ही है जैसे तरबूज में अन्य फलों की तुलना में अपेक्षाकृत कम चीनी होती है, तथापि इसका स्वाद अन्य फलों की तुलना में अधिक मीठा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तरबूज की मिठास शुद्ध होती है, उसमें खट्टेपन या अन्य स्वाद का कोई प्रभाव नहीं होता। बेशक इसे और भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, जब अन्य लोग दुर्भाग्य का सामना कर रहे हों, तब आपकी छोटी सी किस्मत भी अविश्वसनीय रूप से खुशी देने वाली लग सकती है। शेन को लगा कि पुस्तक की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब ऑपरेशन की बारीकियों की बात आई तो ये कम विश्वसनीय लगी। अंदर विभिन्न संदिग्ध और अविश्वसनीय तरीकों का अंतहीन प्रदर्शन किया गया, जैसे कि एक छोटा सा नोट लिखना, उसके अंदर $1 का नोट रखना और उसे जमीन पर फेंक देना, ये कहते हुए कि जो कोई भी इस डॉलर को उठाएगा उसके जीवन के 10 साल उधार हो जाएंगे और यह डॉलर उसका जीवन खरीदने वाला पैसा होगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने नोट उठाया वह अपने जीवन के 10 वर्ष बेच देगा। सेलेस्टियल 5 डिक्लाइंस तकनीक में इस तरह की विधियां बहुतायत में थीं और इसे छोटी मोटी शरारत माना जाता था। एक भाग्य उधार विधि भी थी, जिसमें व्यक्ति अच्छे भाग्य वाले किसी व्यक्ति को ढूंढता था, फिर एक विशेष तकनीक का उपयोग करके उसके साथ भाग्य साझाकरण संबंध बनाता था, जिससे उसके बाद उसके क्यूई भाग्य को उधार लिया जा सकता था। उस व्यक्ति का भाग्य आपका भाग्य बन जाएगा और जितना अधिक वे साधना करेंगे उनके लिए स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी, जबकि आप बस लेट जाएं और आपकी साधना क्षमता आसमान छू जाएगी। वे जितना कठिन प्रशिक्षण लेंगे आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे, जबकि उनकी हालत और खराब होती जाएगी। लिन शेन ने इन कहानियों को बड़े चाव से पढ़ा, उन्हें इनकी सच्चाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अगर ऐसा सौभाग्य सच में होता तो कौन अपने सही दिमाग से मेहनत और लगन से प्रशिक्षण लेता। कोई भी व्यक्ति भाग्य साझा करने वाला बंधन बनाने के लिए बस एक भाग्यशाली और मेहनती व्यक्ति ही ढूंढ सकता था। ये पुस्तक विचित्र और संदिग्ध विचारों से भरी थी, जिसने लिन शेन को लेखक की असीम कल्पना पर आश्चर्यचकित कर दिया। यद्यपि ये विचार बेकार हो सकते हैं, फिर भी इन्हें पढ़ना मनोरंजक था और यात्रा के दौरान लिन शेन के खाली समय को भर देता था। डीमन स्टार पहुंचने के बाद वहां अपेक्षित शत्रुता नहीं थी। डीमन जनजाति के राजनयिकों ने बिना किसी परेशानी के सेलेस्टियल रेस के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और एक होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की, जहां विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि ठहरे थे। वहां न केवल दिव्य जाति के प्रतिनिधि थे, बल्कि कई अन्य जातियों के प्रतिनिधि भी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर नस्लीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहने वाले डीमन जनजाति के साथ कई नस्लें उनसे दोस्ती करना चाहती थीं। उनका विदेश मंत्रालय बहुत व्यस्त था। लिन शेन और उनके समूह के लिए आवास की व्यवस्था करने के बाद मंत्रालय के अधिकारी चले गए और बाद के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए केवल 2 कर्मचारी सदस्यों को छोड़ दिया। लिन शेन इन चीज़ों में शामिल नहीं थे क्योंकि प्रतिनिधिमंडल में कोई प्रभारी व्यक्ति था। लिन शेन और ओयांग यूडू पहले कुछ खाने के लिए सीधे होटल के रेस्तरां में चले गए। होटल में वास्तव में उच्च मानक थे, जिसमें कई अलग अलग भोजन क्षेत्र थे, जिसमें एक बार जैसा खंड भी शामिल था, जहां विभिन्न जातियों की सुंदर महिलाएं बारी बारी से अपना गायन प्रस्तुत करती थीं। बातचीत और नेटवर्किंग के लिए निजी कमरे भी थे। वहां एक बुफे था और आला काटे ऑर्डर करना भी संभव था। होटल के भोजन और आवास के बारे में सब कुछ निःशुल्क था, जो एक महान दौड़ की भव्यता को दर्शाता था। जब लिन शेन और उसके साथी संगीत रेस्तरां क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने डीमन जनजाति की एक सेक्सी लाल बालों वाली महिला को मंच पर गाते देखा। उसका व्यवहार सुस्त था, उसकी निगाहें धुंधली थीं और जैसे ही उसकी कमर धीरे से मुड़ी उसकी मोहक आवाज बह निकली। लिन शेन और अन्य लोगों को संगीत सुनने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए संगीत रेस्तरां से निकलने के बाद उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर देने और बातचीत करने के लिए कुछ लोगों के साथ एक शांत जगह ढूंढी। जैसे ही वे अर्धनिजी कमरों की एक पंक्ति से गुजरे, लिन शेन ने अनजाने में अंदर की ओर देखा और अचानक वहीं रुक गया। उन कमरों में से एक के अंदर लिन शेन ने एक मानव मोज़ेक जैसी चीज देखी। वास्तव में यहाँ एक अग्नि बीज है। लिन शेन बहुत खुश हुआ और उसने पहले यह पता लगाने का फैसला किया कि वह व्यक्ति कौन था ताकि वह बाद में उससे संपर्क कर सके। आप लोग आगे बढ़ें, मैं अभी आता हूँ, लिन शेन ने ओयांग यूडू और अन्य लोगों से कहा कि वे आगे बढ़ें और कुछ खाने का ऑर्डर देने के लिए एक खाली कमरा खोजें, जबकि वह अर्ध खुले निजी कमरे की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर निजी कमरे के प्रवेश द्वार के पास पहुंचकर लिन शेन ने किनारे पर दस्तक दी, क्योंकि वहां कोई दरवाजा नहीं था, ताकि रहने वाले का ध्यान आकर्षित किया जा सके।
नमस्ते, क्या मैं आपको 2 मिनट के लिए परेशान कर सकता हूँ? लिन शेन ने यथासंभव हानिरहित दिखने की कोशिश की, उसका चेहरा एक सौम्य मुस्कान से चमक रहा था। मैं नहीं कर सकती। एक महिला की आवाज़ लिन शेन के कानों तक पहुंची और मोज़ेक धुंधले सिलहूट के साथ वह निस्संदेह एक सुंदरता थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और रोमांच का पता लगाएं। लिन शेन ने इसकी आशा की थी। आखिरकार जिन महिलाओं के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली अस्थि अग्नि बीज होती है, वे कभी भी बदसूरत नहीं लगती। महिला द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद लिन शेन के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोग आमतौर पर उस पर प्रहार करते थे, इसलिए उसके पास दूसरों पर प्रहार करने का अनुभव नहीं था। एक महिला द्वारा इतनी स्पष्ट रूप से मना कर दिए जाने के बाद लिन शेन चुपचाप वहां से चला गया और एक वेटर को खोजने और इस रहस्यमय महिला की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी के लिए भुगतान करने की योजना बनाई। मुझे यहाँ पीने के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें पीना है तो अंदर आ जाओ, अंदर से आई महिला ने कहा। तभी लिन शेन जाने ही वाला था। बहुत खुश होकर लिन शेन ने सोचा, तियानशिन, वह लड़का हालांकि अविश्वसनीय है, कभी कभी समझदारी से बात करता है। उसने कहा कि जब कोई महिला नहीं कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। मैंने पहले इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन ये सच निकला। नमस्ते, मैं हूँ। जैसे ही लिन शेन उस महिला के पास पहुंचा जो हाथ में शराब का गिलास लिए सोफे पर आधी लेटी हुई थी, अपना परिचय देने के इरादे से उसने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या आप यहाँ पीने आए हैं? अगर हाँ तो पहले पी लें। महिला ने कॉफ़ी टेबल पर रखी बोतल और गिलास की ओर इशारा किया। लिन शेन के पास बोतल उठाकर गिलास में पानी भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना गिलास महिला की ओर बढ़ाया, कुछ नहीं कहा और एक ही घूंट में गिलास पी गया। उसे इस बात का डर नहीं था कि महिला ने पेय पदार्थ में कुछ मिला दिया होगा या उसमें जहर मिला दिया होगा। ऐसी चालें उसके खिलाफ बेकार थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा यह उसके लिए एक तात्कालिक निर्णय था। महिला उसके आगमन का पूर्वानुमान नहीं लगा सकती थी और न ही उसके खिलाफ कोई योजना बना सकती थी। गिलास खाली करने के बाद लिन शेन ने एक और गिलास भरा और उसे महिला की ओर बढ़ाते हुए पूछा, मैं आपको किस नाम से संबोधित कर सकता हूँ? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? एक ड्रिंक काफ़ी नहीं है, महिला ने लिन शेन की ओर देखते हुए दिलचस्पी से कहा। तो फिर आपको कितने ड्रिंक्स उचित लगते हैं? लिन शेन ने जवाब दिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरे नाम को कितना महत्व देते हैं। महिला ने सहजता से प्रश्न लिन शेन की ओर उछाल दिया। तो फिर चलो धीरे धीरे पीते हैं, नहीं तो हम अपने जीवनकाल में ये शराब कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। लिन शेन बैठ गया और उसने महिला का नाम पूछना बंद कर दिया। महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन न केवल मार्शल आर्ट में कुशल होंगे बल्कि तेज तर्रार भी होंगे। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? लिन शेन ने टिप्पणी की। यदि आप निष्पक्षता चाहते हैं तो चलिए पीते हैं। एक बार जब मैं नशे में हो जाती हूँ तो किसी भी तरह की निष्पक्षता संभव है। महिला ने लिन शेन की ओर अपना गिलास बढ़ाते हुए कहा। तुम कब नशे में धुत हो जाओगी? लिन शेन ने उसके साथ गिलास टकराए। महिला को एक ही बार में अपना ड्रिंक पीते देख उसने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। मैं कब नशे में आ जाती हूँ यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किसके साथ पी रही हूँ। कुछ लोगों के साथ मैं एक गिलास के बाद ही नशे में आ जाती हूँ। दूसरों के साथ मैं चाहे जितना भी पी लूँ शायद कभी नशे में ना आऊँ, महिला ने कहा और उसने लापरवाही से एक और बोतल खोली, अपने लिए एक गिलास भरा और फिर लिन शेन का गिलास भी भर दिया। मैं किस प्रकार का हूँ? लिन शेन ने पूछा। हम पहले ही दूसरा गिलास ले चुके हैं, महिला ने अपना गिलास लिन शेन के पास लाते हुए कहा। तो फिर मेरे पास कोई मौका नहीं है। लिन शेन ने उसके गिलास को छुआ और आह भरी। जरूरी नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं। शायद थोड़ी देर बाद मैं नशे में आ जाऊं, महिला ने सुझाव दिया, गिलास को अपने होठों से लगाकर धीरे धीरे घूंट भरते हुए। हालांकि उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसके होंठ गिलास से कभी नहीं हटे और उसने आखिरकार गिलास खत्म कर दिया। लिन शेन और महिला ने अपना शराब पीने का खेल जारी रखा। उसके शब्द कम थे, लेकिन हर वाक्य उसे नुकसान में डाल रहा था। महिला ने लिन शेन को गिलास भरकर पीते हुए देखा। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। शुरू में उसे लगा कि लिन शेन उसे न पहचानने का नाटक कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उसे नहीं जानता था। यह आदमी अपने दुश्मन को भी नहीं पहचानता। कैथरीन ने धीरे धीरे शराब पी, उसकी आंखें लिन शेन को मनोरंजक ढंग से